So hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to start a very important chapter from examinations point of view, that is plant growth and development. So it is our prerogative to understand the definition of growth and development before commencing this chapter. यानी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स की जानकारी आपको होनी चाहिए कि सीड क्या होता है, सीडलिंग क्या होती है, प्लांटलेट क्या होता है, प्लांट क्या होता है, प्लांट में ग्रोथ किस टाइप से होती है, प्लांट में डेवलपमेंट किस टाइप से होती है। और जब आप इन ग्रोथ और डेवलपमेंट के पैटर्न्स को समझेंगे इस चैप्टर में, उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, विच इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को आप लोग प्यार से प्लांट हार्मोन भी बोलते हो, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगला जो सेक्शन है वो पूरा का पूरा प्लांट हार्मोन्स के ऊपर है। आप इस चैप्टर में ये जानेंगे कि जो मेन 5 आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो प्लांट की ग्रोथ पर किस हिसाब से अपना इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। जो ऑक्सिन है वो प्लांट की ग्रोथ पर क्या इफेक्ट डालेगा, जो जिबर्लिक एसिड है वो क्या इफेक्ट डालेगा, जो इथाइलिन है वो क्या इफेक्ट डालेगा, जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या इफेक्ट डालेगा, एंड इसके साथ साथ जो साइटोकाइनिन है ये क्या इफेक्ट डालेगा। इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और जब हम इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में जान चुके होंगे तो हम दो एडिशनल टॉपिक्स की तरफ बढ़ जाएंगे। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज फोटो पीरियोडिज्म, जिसमें फोटो का मतलब होता है लाइट और पीरियोडिज्म में एक वर्ड आ रहा है दैट इज पीरियड, जिसका मतलब होता है टाइम, यानी कितने टाइम के लिए सूरज उगा, इससे प्लांट की फ्लावरिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखेंगे। एंड आफ्टर दैट हम वर्नलाइजेशन नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम चिलिंग ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे कि अगर आप सीड को कोल्ड ट्रीटमेंट देते हो, अगर आप सीड को बहुत ही कम टेम्परेचर से एक्सपोज कराते हो तो उसकी फ्लावरिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो यहां पर मेन फेजेस क्या हो जाएंगे आपके इस चैप्टर के। सबसे पहली चीज जो आपको पढ़नी है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन, एज वेल एज प्लांट के अंदर जो भी ग्रोथ के पैटर्न्स हैं वो आपको देखने हैं, जो भी ग्रोथ का मैकेनिज्म है वो आपको देखना है। इसके बाद आपको पीजीआर के बारे में पढ़ना है, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। तो यहां पर जो सारे के सारे पीजीआर हैं जैसे कि ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, आपको सबसे पहले ये पढ़ना है कि इनकी डिस्कवरी किस हिसाब से हुई, किस साइंटिस्ट ने इन्हें डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया। उसके बाद आपको यह जानना है कि इनका केमिकल नेचर क्या है, ये किस हिसाब के दिखते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद आपको जानना है कि इनका प्लांट के ऊपर इफेक्ट क्या है, क्या ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, क्या ये प्लांट की ग्रोथ को कम कर देते हैं, और इनके स्पेसिफिक इफेक्ट क्या है। कोई हार्मोन ऐसा होगा जो सीड जर्मिनेशन को बढ़ावा देगा, कोई हार्मोन ऐसा होगा जो सीड जर्मिनेशन को बढ़ावा नहीं देगा, वो उसे डोरमेंसी में रखने की कोशिश करेगा। कोई ऐसा हार्मोन देगा जो फ्लावरिंग को बढ़ावा देगा, इंक्रीज इन लेंथ को बढ़ावा देगा, कोई बोल्टिंग कराएगा, कोई माल्टिंग कराएगा, कोई इंटरनोडल एक्सिस की लेंथ बढ़ाएगा। सारी की सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन आपका पीजीआर में से आता ही आता है, दैट इज अ श्योरिटी। और ये मैं आपको इनिशियली इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप पीजीआर पढ़ें आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करें, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर। दुनिया में मेरे दोस्त काफी सारी चीजें हैं और आप उन सारी चीजों को नहीं पढ़ सकते। एनसीईआरटी इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट टू बी रेड फॉर दिस चैप्टर। मिनरल न्यूट्रिशन में भी मैंने आपको यही बात कही थी कि हर मिनरल के हजारों फंक्शंस होते हैं, आपको हजारों फंक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उन वाइटल फंक्शंस को याद रखना है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। सिमिलरली यहां पर भी आपको उसी टेक्स्ट मटेरियल को याद रखना है जो आपका गिवन है एनसीईआरटी के अंदर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में इनके क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो आप सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड होकर ही पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, उससे बाहर आपको नहीं निकलना, क्योंकि पिछले 5-7 साल के अगर आप पेपर उठा के देखेंगे उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आया। So let's talk about some basic aspects related to the plant growth and development. हम सब लोग जानते हैं कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन सब के जीवन की शुरुआत, ओके, इन सब के जीवन की शुरुआत एक सिंगल सेल्ड जाइगोट से होती है, एक सिंगल सेल्ड जाइगोट से होती है। जाइगोट कैसे बना यह हम सब लोग जानते हैं। समझ लीजिए एक आपका मेल प्लांट था जिससे कि आपका मेल गैमीट आया विच इज हैप्लॉइड इन नेचर, तो ये मेल गैमीट है विच इज हैप्लॉइड इन नेचर। एक आपका फीमेल प्लांट था जिससे फीमेल गैमीट आया विच इज आल्सो हैप्लॉइड इन नेचर। ये जो कंपैटिबल मेल और फीमेल गैमीट है जो आपस में आकर एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, ये एकदम पास पास आ जाएंगे और इन दोनों में क्या हो जाएगा, फ्यूजन। और जो गैमेटिक फ्यूजन होता है इसको हम एक साइंटिफिक टर्म देते हैं जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन नाम का एक इवेंट होगा एंड सिंस दो हैप्लॉइड सेल्स आपके कंबाइन हुए हैं तो एक डिप्लॉइड सेल बन जाएगा जिसको आप क्या बोलेंगे, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहली जो चीज इसमें होगी वो है डिवीजन,
डिवीजन मतलब किसका डिवीजन? जाइगोट का, जिसको आप सेल डिवीजन भी बोलते हो। और दूसरी जो चीज है इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे डिफरेंशिएशन। इसे आप बोलोगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब नए नए परमानेंट सेल्स का बनना या फिर नए नए आपके पार्ट्स का बनना जो कि अलग अलग काम करेंगे। तो ये जो जाइगोट था, समझ लीजिए इसमें इनिशियली डिवीजन हुआ। अगर इसके अंदर मेरे दोस्त डिवीजन हुआ तो हमें काफी सारे डिप्लॉयड सेल्स देखने को मिल जाएंगे। यहां पर समझ लीजिए हमें काफी सारे डिप्लॉयड सेल्स देखने को मिले। जो एक जाइगोट था डिप्लॉयड इन नेचर, इसने खुद जैसे काफी सारे सेल्स यहां पर बना लिए। समझ लीजिए यहां पर इसने 8-9 सेल्स बना लिए, राइट। ये सारे के सारे सेल्स आपके एक जैसे हैं बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। हम लोग ये चीज जानते हैं कि जो नॉर्मल डिवीजन होगी डिप्लॉयड सेल से, अगर हमें डिप्लॉयड सेल्स बनाने हैं तो ये वाया माइटोसिस ही होगी। तो माइटोसिस से यहां पर आपको डिवीजन देखने को मिला सेल में, और यहां पर आपके मल्टीपल सेल्स तैयार हो गए। एंड सिंस यहां पर मल्टीपल सेल्स तैयार हो गए, अब ये अपना अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये वाला जो सेल है ये आगे चल के डिवाइड करके क्या बना गया? लीफ बना गया। तो ये लीफ जैसा दिखने लगा, तो ये डिफरेंट हो गया ना। सबसे डिफरेंशिएशन में एक वर्ड आता है डिफरेंट, तो ये डिफरेंट हो गए, ये लीफ जैसा दिखने लगा। ये वाला जो सेल है ये डिफरेंट हो गया, स्टेम जैसा दिखने लगा, स्टेम बना ली इसने। ये वाला जो सेल है ये आगे चल के और डिफरेंट हो गया, इसने आगे चल के समझ लीजिए फ्लावरिंग प्लांट का फ्लावर बना लिया, राइट। एंड ये वाला सेल है ये आगे चल के और ज्यादा डिफरेंशिएट हो गया एंड अल्टीमेटली इसने जो है आपके लीफ का समझ लीजिए स्टिप्यूल बना लिया। काफी सारी अलग अलग चीजें जो यहां पर बन सकती हैं। तो वो सारी चीजें क्या बनेंगी? इन्हीं बंच ऑफ सेल से मिलकर बनेंगी। तो सबसे पहले आपको सेल का नंबर बढ़ाना होता है, तो नंबर कैसे बढ़ाओगे? वाया द सेल डिवीजन प्रोसेस। और फिर आपको उन सेल्स को एक निर्धारित काम देना होता है, तो वो काम आप कैसे दोगे? वो काम दोगे आप वाया डिफरेंशिएशन। तो कुछ यहां पर सिग्नल्स आते हैं, ओके, कुछ यहां पर कमांड्स आती हैं। जब वो कमांड्स आएंगी तो आपको पता लग जाएगा कि किस सेल को कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गन बनाना है। समझ लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है एंड ये एक सेल। इन तीनों सेल्स पर डिफरेंट कमांड आई। यहां पर जो कमांड आई ये किसी जीन की आई जिसका नाम है एक्स। सो जब ये एक्स कमांड आएगी तो ये सेल आपका लीफ में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज आपके लीफ के बनने की इंस्ट्रक्शंस हमें यहां पर मिली। हमें जो है बेसिक आज्ञा ही ये मिली है कि आपको लीफ बनना है तो लीफ ही बनोगे आप, क्योंकि बॉडी में सारा काम बहुत ही कोऑर्डिनेटेड होता है मेरे दोस्त, तो आप कुछ भी रैंडम नहीं बना सकते। यहां पर आपको एक्स नाम का इंस्ट्रक्शन मिला है जो कि आपको आज्ञा दे रहा है कि आपको लीफ बनना है तो आप लीफ ही बनोगे। यहां पर वाई नाम का इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो वाई नाम का इंस्ट्रक्शन अगर आपको कह रहा है कि आप स्टेम का कोई पार्ट बनाओगे तो आप स्टेम का ही पार्ट बनाओगे, एज सिंपल एज दैट। तो प्लांट की बॉडी भी आपकी बॉडी की तरह बहुत कोऑर्डिनेटेड होती है। जैसे आप दुनिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखोगे जो कि ह्यूमन बीइंग है, तो आपको उसके हाथ सेम पोजीशन पर से अराइज होते हुए दिखाई देंगे, आपको उसके पांव सेम पोजीशन पर से अराइज होते हुए दिखाई देंगे, आपको उनके अंदर जो नंबर ऑफ बोन्स हैं, जो नंबर ऑफ मसल्स हैं, वो उतनी ही मिलेगी जितनी आपके अंदर है। तो इतना कोऑर्डिनेशन कैसे है? हमने भी तो अपनी जिंदगी एक सिंगल सेल जाइगोट से ही स्टार्ट की थी, तो हम लोग इतने ज्यादा कोऑर्डिनेटेड कैसे होते हैं? हमारी बॉडी इतने ऑर्डरली मैनर में कैसे अपने सारे के सारे ऑर्गन्स को जनरेट करती है? उसका भी आंसर इन्हीं सिग्नल्स के अंदर छिपा हुआ है। क्योंकि हमारा जो जाइगोट है जो कि सिंगल सेल है, ये जब अपना नंबर बढ़ाता है तो अलग अलग सेल्स को अलग अलग कमांड्स मिल जाती हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं, और उनको फॉलो करके आपको ये पता लग जाता है कि कौन सा ऑर्गन पहले बनेगा, कौन सा बाद में बनेगा, कौन सा ऑर्गन किस पर्टिकुलर जगह से निकलेगा, और कौन से ऑर्गन का क्या स्पेसिफिक काम होने वाला है। सारी चीजें एकदम ही रॉक सॉलिड तरीके से मैनेज करती है आपकी बॉडी। तो ये जो सिंगल सेल जाइगोट है इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, विच इज द मेन ब्लूप्रिंट ऑफ योर बॉडी। यहां पर ये जो डीएनए है ये आपका ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाता रहता है। अलग अलग प्रोटीन आपके डिवाइडेड सेल्स को इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि आप ये वाला ऑर्गन बनाइए, आप ये वाला ऑर्गन बनाइए, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से सिंगल सेल जाइगोट से आपके सारे के सारे ऑर्गन तैयार हो जाते हैं। तो यहां पर हमें दो डेफिनेशंस के ऊपर फोकस करना था बस। पहली डेफिनेशन है हमारी सेल डिवीजन की, यानी सेल्स का नंबर बढ़ना वाया माइटोसिस। झटपट नंबर बढ़ाओगे, एक जैसे हजारों सेल्स बना लोगे। दूसरी डेफिनेशन है आपकी डिफरेंशिएशन। नाम में ही है डिफरेंट, तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज बन जाएंगे। तो यहां पर इन्हें कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, कुछ कमांड्स मिलती हैं, और उन सिग्नल्स के रिस्पेक्ट में ये क्या करते हैं? उन सिग्नल के रिस्पेक्ट में ये अपना एक एक्सप्रेशन शो करते हैं, ये अपने आप को बदल लेते हैं। जैसे प्लांट के अंदर आपको समझ लीजिए सिग्नल मिला कि आपको जाइलम बनाना है, ओके, जाइलम में भी आपको समझ लीजिए सिग्नल मिला कि आपको ट्रैकीड बनाना है। तो ट्रैकीड कैसा होता है? पतला होता है, लंबा होता है, प्रोटोप्लाज्म इसमें नहीं होता है। तो सेल को अगर ट्रैकीड बनना है तो क्या करेगा? ये प्रोटोप्लाज्म को तो लॉस कर देगा,
क्योंकि ट्रैकिड में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। ये पतला और लंबा होता है तो अपने अंदर क्या करेगा, अपने अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ा लेगा, राइट, अपनी वॉल्स को क्या कर लेगा, स्ट्रॉन्ग कर लेगा। तो इस प्रकार की जो है सारी की सारी गतिविधियां इसमें हो जाएंगी, राइट। सिमिलरली आपको समझ लीजिए जाइलम का पैरेनकाइमा बनाना है। अब जाइलम का पैरेनकाइमा बनाना है तो पैरेनकाइमा तो फूड असिमिलेशन में काम आता है, लिविंग सेल होता है, तो यहां पर प्रोटोप्लाज्म लॉस नहीं होगा, जबकि ट्रैकिड में लॉस हो रहा था। यहां पर आपके क्लोरोप्लास्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सो देर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू नोटिस। हर ऑर्गन अलग होता है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, और ये सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इन सिग्नल या कमांड्स के ऊपर या इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। ओके, सो जब आपका सीड जर्मिनेट करता है तो इनिशियली ये जो सीड रहता है ये जर्मिनेट करता है और ये अंकुरित हो जाता है। जब ये सीड अंकुरित होगा ना तो इसे आप क्या बोलेंगे, सीडलिंग। समझ लीजिए आपने चना भिगोया रात को सुबह उठ के खाने के लिए, तो आप सुबह जब देखोगे तो उसके ऊपर से जो है एक छोटा सा एक्सटेंशन निकला हुआ रहेगा इस प्रकार से, तो क्या हो गया है, अंकुरित हो गया है। इसे आप क्या बोल दोगे, सीडलिंग बोल दोगे, सीडलिंग। जिसे आप स्प्राउट भी बोलते हो ना, इसे मैं अंकुरित लिख देता हूं। ओके, अंकुरित आपका यहां पर बन चुका है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा और बड़ा होगा तो इसके अंदर रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप इसे जर्मिनेट करा दे तो छोटा सा पौधा आपका बाहर निकलेगा, बिल्कुल छोटा सा पौधा ग्रीन कलर का। इसे आप क्या कहते हो, प्लांटलेट, जो जस्ट अभी उगा ही है, जस्ट अभी जमीन से बाहर ही आया है। और जब ये फुल फ्लेजेड प्लांट बन जाएगा तो आप इसे क्या बोल दोगे, तो आप इसे बोल दोगे प्लांट। जब इसके ऊपर फ्लावर वगैरह सब कुछ होंगे, स्टेम भी अच्छी खासी लंबी होगी, काफी सारे लीव्स भी होंगे, तो आप इसे क्या बोल दोगे, प्लांट बोल दोगे, विच इज फुल्ली डेवलप्ड। इसी हिसाब से क्या होती है, आपकी डेवलपमेंट होती जाती है। तो एक सीड से सीडलिंग बनना, सीडलिंग से प्लांटलेट बनना, प्लांटलेट से प्लांट बनना, क्या हो रहा है, प्लांट में डेवलपमेंट हो रही है ना। तो इसी को आप डेवलपमेंट बोलते हो, इन्हीं फेजेस को आप पढ़ोगे। और इस डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, सेल डिवीजन का, राइट। सो सेल डिवीजन होती रहेगी, डिफरेंशिएशन होती रहेगी, तो अल्टीमेटली आप प्लांट में क्या कर दोगे, डेवलपमेंट करा दोगे, डेवलपमेंट करा दोगे। ये बात आपको यहां पर समझनी। अब देखते हैं पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। तो ऑल प्लांट सेल्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ द जाइगोट दैट इज फर्टिलाइज्ड एग। ये बात हम लोग कर चुके हैं कि अगर कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट है या कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है इन जनरल, तो अपनी जिंदगी एक डिप्लॉयड जाइगोट से स्टार्ट करता है। इस जाइगोट के अंदर सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये आपका डीएनए कैरी करता है, तो ये आपका ब्लूप्रिंट कैरी करता है जिंदगी का। ओके, इस डीएनए को पता है कि इसको लाइफ टाइम के लिए कौन कौन से प्रोटीन्स बनाने हैं। तो इसी जाइगोट की डिवीजन से हजारों सेल्स बनते हैं, और उन्हीं हजारों सेल के डिवीजन से और डिफरेंशिएशन से पूरा का पूरा प्लांट बनता है। ओके, तो जाइगोट जो है ये एक मैच्योर प्लांट बना लेता है थ्रू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। वही बात हो गई, ग्रोथ की डेफिनेशन हमने किस चैप्टर में पढ़ी थी, ग्रोथ की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। ओके, ग्रोथ हमने क्या देखा था, इसके ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। वहां पर हमने साफ साफ पढ़ा था, देयर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। पहला, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आपके बढ़ रहे हो, या फिर आपका इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल के साथ साथ इंक्रीज इन मास, यानी मास आपका बढ़ रहा हो। अगर प्लांट ग्रो हो रहा है, एक तरफ आपका सीड है और एक तरफ आपका पेड़ है, तो पेड़ का मास जो है वो सीड से लाखों अरबों गुना ज्यादा होगा, दैट इज वेरी ऑब्वियस। तो यहां पर आपका मास बढ़ जाता है। सिमिलरली नंबर ऑफ सेल्स भी यहां पर बढ़ते रहते हैं। आप एक सेल से दो सेल बना रहे हो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32 एंड सो ऑन। तो यहां पर आप प्लांट में ग्रोथ तो करते हो और डिफरेंशिएशन भी करते हो। डिफरेंशिएशन मतलब नॉट ऑल सेल्स आर सेम। यहां पर मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएशन का मतलब नॉट ऑल सेल्स आर सेम। तो इनको क्या करना पड़ता है, सारे सेल्स सेम नहीं है तो इन्हें डिफरेंट होना पड़ता है ना मेरे भाई, नाम में ही क्या है, डिफरेंट। तो डिफरेंशिएशन शो करते हैं ये, राइट। इनको कोई सिग्नल मिलेगा, इंस्ट्रक्शन मिलेगी, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे, या अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे और एक पर्टिकुलर ऑर्गन में तब्दील हो जाएंगे। ओके, तो यहां पर फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन से अब आपका जाइगोट तो एक जैसा दिखता है, इससे आए हुए सारे के सारे सेल जो सेल डिवीजन से बनेंगे वो सारे एक जैसे दिखते हैं, जाइगोट की कॉपी होंगे वो एज इट इज। लेकिन हाँ, रूट आपकी अलग दिखती है, लीव्स आपकी अलग दिखती है, ब्रांचेस अलग दिखती हैं, फ्लावर अलग दिखते हैं, फ्रूट अलग दिखते हैं, सीड्स अलग दिखते हैं। तो क्या हुआ, डिफरेंशिएशन तो हुआ होगा ना, दैट इज वेरी ऑब्वियस। वो बात आपकी यहां से प्रूफ हो जाती है। एंड यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी बढ़ती रहती है हमेशा ग्रोथ में। जैसे अगर आप लेंथ देखो एक स्टेम की, तो वो हमेशा बढ़ती रहती है।
जब हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को पढ़ रहे थे तब हमने ये देखा था कि एनिमल में जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक होती है, एक सर्टेन एज तक होती है, एक उम्र को क्रॉस कर लेने के बाद आपकी जो हाइट है वो नहीं बढ़ती। लेकिन अगर आप वहीं पर बात करें प्लांट की, तो प्लांट की हाइट आपकी निरंतर बढ़ती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है। कुछ पार्ट्स लेकिन प्लांट के ऐसे हैं जो कि एक पर्टिकुलर साइज को अटेन करने के बाद झड़ जाते हैं। जैसे आपने पतझड़ के मौसम में देखा होगा कि काफी सारी पत्तियां आपकी प्लांट से नीचे गिर जाती हैं। आपने देखा होगा कि फ्रूट का एक पर्टिकुलर साइज अटेन होने के बाद डाली से वो नीचे झड़ के गिर जाते हैं एंड अल्टीमेटली आप उन फ्रूट्स को खा सकते हैं। तो यहां पर जो आपके लीव्स हैं ये झड़ सकते हैं, आपके फ्लावर्स हैं ये झड़ सकते हैं, फ्रूट जो है आपके झड़ सकते हैं एंड सो ऑन। तो हर पार्ट की अपनी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। एंड उसके बाद जो प्लांट पार्ट्स हैं ये हो जाते हैं बूढ़े, जिनके बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो बूढ़ेपन का आना इज कॉल्ड एज सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब रहता है बुढ़ापा आना किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये बुढ़ापा जब आएगा तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्लो हो जाएंगे। यानी आपकी बॉडी जो पहले बहुत ज्यादा एक्टिव थी ना, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी, हर रिएक्शन को बहुत ही फास्ट वे में कन्वर्ट कर रही थी, बहुत फास्ट वे में कंप्लीट कर रही थी, एट द एंड ऑफ द डे अब वो काम नहीं हो पाएगा। अब सेनेसेंस में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो अगर आप कोई चीज अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, कोई भी केमिकल अगर आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है, तो उसको मेटाबोलाइज करने में आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। ओवरऑल अगर एक वर्ड में मैं बोलूं तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, राइट। और धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा रेग्रेस हो जाएगा कि आपकी डेथ हो जाएगी। ये जो बात है ये एनिमल्स के लिए भी करेक्ट है और प्लांट्स के लिए भी करेक्ट है। तो यहां पर देखो यार, आपका डेवलपमेंट किस हिसाब से हुआ और सेल डिवीजन किस हिसाब से हुआ। ये आपका एक डिप्लॉयड सेल है और ये आपका एक सिंगल सेल है जिसको आपने क्या बोला, जाइगोट, जिसमें आपको एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। अब ये जाइगोट जो है इसने दो सेल बनाए, ये वाला एक, ये वाला दो। यहां पर दो सेल्स जाइगोट ने बनाए। तो यहां पर क्या हुआ, सेल डिवीजन हुई, बिल्कुल हुई। यहां पर सेल डिवीजन हुई। फिर सिमिलरली इन दो सेल से चार सेल बनेंगे, चार सेल से आठ सेल बनेंगे, आठ से 16, और उसके बाद जो है आपका अलग अलग स्ट्रक्चर आपको यहां पर देखने को मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दैट सेल, राइट। जैसे यहां पर आपके 8 सेल हैं, तो 8 सेल एम्ब्रियो अगर आप यहां पर प्लांट का देखेंगे तो कुछ सेल आपके ऊपर लगे हुए हैं 4 सेल, और इसके नीचे 4 सेल जो है आपको इस हिसाब से देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो यहां पर ये जो है क्या बनाते हैं, सस्पेंसर बनाते हैं। ये जो पार्ट है ये आपका कहलाता है सस्पेंसर, जिसको आप नेक भी बोलते हो। और ये जो आपका मेन एम्ब्रियो पार्ट बन चुका है। सिमिलरली आपका ग्लोब्यूल लाइक एम्ब्रियो बन जाएगा, यानी और ज्यादा सेल्स ऊपर जमा होंगे और एक पूरा का पूरा गोल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हो, ग्लोब्यूल बोलते हो। तो जहां ग्लोब्यूल बनेगा इट इज कॉल्ड एज ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। सिमिलरली यहां पर आगे चल के आपके और सेल्स में नंबर बढ़ेंगे, तो यहां पर ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाएगा। इसे आप क्या बोलते हैं, हार्ट शेप एम्ब्रियो। एंड अल्टीमेटली जो हार्ट शेप है यहां पर आपकी एक डिप्रेशन बन जाएगी, एंड ये दो कॉटिलिडन जो थे ये आपके अलग हो जाएंगे। यानी ये क्या है, एक डाइकॉट का एग्जांपल लिया हुआ है यहां पर, जो कि हमें इसके कॉटिलिडन्स देखकर ही पता लग रहा है। तो इसे आप टॉर्पेडो एम्ब्रियो बोलते हो डिपेंडिंग अपॉन इट शेप, क्योंकि इसकी ग्लोब्यूल लाइक शेप है गोल गोल, तो इसे ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोल दिया। इसकी हार्ट लाइक शेप है तो इसे हार्ट लाइक एम्ब्रियो बोल दिया। इसकी टॉर्पेडो लाइक शेप है तो इसे टॉर्पेडो एम्ब्रियो स्टेज बोल दिया। ओके, कहने का मतलब ये है यहां पर इनिशियली आपका सेल डिवीजन होता गया और बाद में जो सेल्स हैं ये अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये वाला सेल समझ लीजिए आपका लीफ बना रहा है, ये वाला सेल समझ लीजिए आपकी ब्रांच बना रहा है, ये वाले जो सेल्स है समझ लीजिए आपकी रूट बना रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन प्लांट। अब हमें ये देखना है कि प्लांट में ग्रोथ की डेफिनेशन क्या होती है। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ग्रोथ की डेफिनेशन एकदम सिंपल है। ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो इंक्रीज इन मास और एक इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इनके अलावा किस हिसाब से आप ग्रोथ को नाप सकते हो या फिर कौन कौन से पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं, ये हम प्लांट के अंदर डेसिफर करने की कोशिश करेंगे। जैसे जब आप एक सीड को उगाते हो तो अल्टीमेटली वो क्या करता है, आपका प्लांटलेट बना लेता है। सबसे पहले वो नीचे की साइड उगना स्टार्ट करेगा, राइट, रूट्स को निकालने की कोशिश करेगा, थोड़ी सी जमीन के ऊपर पकड़ बनाएगा और उसके बाद अपनी लीव्स को बाहर की साइड इमर्ज कर देगा। तो सबसे पहले वो अंकुरित होता है एंड उसके बाद जो है लीव्स वगैरह उसमें से उगनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर सीड जो है इनिशियली क्या बनाएगा, सीड जो है इनिशियली क्या बनाएगा, सीडलिंग बनाएगा इस हिसाब से। तो जो सीड है इनिशियली क्या बनाएगा, सीडलिंग बनाएगा एंड अल्टीमेटली सीडलिंग के बाद ये क्या बना लेगा, आपका प्लांटलेट बना लेगा। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है इट इज प्लांटलेट, और प्लांटलेट के बाद जो कंप्लीट प्लांट होता है ये आपका बन जाता है, जो कि आप जनरली अपने आसपास देखते हो। सो व्हाट इज प्लांट ग्रोथ, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ग्रोथ क्या है,
ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। देखो यार, इरिवर्सिबल बोल दिया और परमानेंट बोल दिया तो एक ही बात है। परमानेंट चीज भी वापस नहीं जा सकती, इरिवर्सिबल चीज मतलब आप इसे रिवर्सिबिलिटी की ओर नहीं ले जा सकते। एक बार अगर कोई काम हो गया तो हो गया। अगर प्लांट कोई उग चुका है तो आप उसको दोबारा से एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दोबारा से उसको सीड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक बार प्लांट की ग्रोथ बढ़ गई, बढ़ गई, अब आप दोबारा से बच्चे नहीं हो सकते। तो यहां पर परमानेंट जो ग्रोथ है आपको देखने को मिलती है, साइज जो है आपका बढ़ जाएगा किसी भी ऑर्गन का या ऑर्गन के पार्ट्स का या इंडिविजुअल सेल का। क्योंकि कैसा भी हो सकता है ऑर्गेनिज्म, एक सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, एक टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। अगर आप उसके किसी पार्ट को भी नोटिस कर रहे हैं तो आप बोलोगे कि प्लांट का पार्ट जो है ग्रो कर रहा है। अगर आप प्लांट के सेल को, स्पेसिफिक सेल को नोटिस करेंगे और उसमें प्रोटोप्लाज्म बढ़ा तो आप बोल दोगे प्लांट का सेल ग्रो कर रहा है। अगर आप प्लांट की हाइट नाप लोगे तो आप बोल दोगे प्लांट खुद ग्रो कर रहा है। अगर आप प्लांट के लीफ को देखोगे और उसका सरफेस एरिया बढ़ते हुए देखोगे तो आप बोलोगे प्लांट का लीफ ग्रो कर रहा है। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू डिपिक्ट दैट। आप जितने प्लांट के पार्ट पर रिसर्च कर रहे हो आप उतने में भी ग्रोथ नोटिस कर सकते हो, उसे भी आप ग्रोथ ही बोलोगे, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। चाहे आप किसी टिश्यू को कंसिडरेशन में लो, चाहे आप किसी सेल को कंसिडरेशन में लो, चाहे लीफ को, चाहे पॉलन ट्यूब को, चाहे स्टेम की हाइट को, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां पर क्या होता है, यहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आपके परचम पे होते हैं जो कि कंज्यूम करते हैं एनर्जी। अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी तो पक्का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होगी। और ऐसे रिएक्शन जिनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इनको आप क्या बोलते हो, एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हो। एनाबॉलिक मतलब छोटी छोटी चीजों से मिल करके एक बड़ी चीज बन रही है, वाया एनाबॉलिज्म, राइट। तो यहां पर छोटी छोटी चीजों से मिलकर बड़ी चीज बनना इज एनाबॉलिज्म। तो यहां पर जो एनाबॉलिक रिएक्शन है ये होते हैं। लेकिन क्या इसमें कैटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होंगे? भाई एनर्जी की तो जरूरत है तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी होंगे। लेकिन हाँ, जहां पर ग्रोथ हो रही होती है वहां पे आप ये जरूर बोल सकते हो कि एनाबॉलिक रिएक्शन आपके कैटाबॉलिक रिएक्शन से थोड़े से ज्यादा हो रहे होंगे। होते तो हमेशा दोनों है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एनाबॉलिक हाँ यहां पर कैटाबॉलिक से थोड़े से ज्यादा हो रहे होंगे, ये बात आप लोग नोट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए आपका छोटा सा सीडलिंग है जो उगा, इसके बाद धीरे धीरे इसके स्टॉक की लेंथ बढ़ गई। तो यहां पर आप क्या देख सकते हो, यहां पर अगर आप स्टॉक की लेंथ को कंसिडरेशन में लो तो पहले स्टॉक की लेंथ इतनी थी, अब इतनी हो गई, फिर और इतनी हो गई और फिर और लंबी हो गई। तो यहां से यहां तक इतनी लेंथ बढ़ी, यहां से यहां तक इतनी लेंथ बढ़ी, यहां से यहां तक इतनी लेंथ बढ़ी। तो आप क्या बोलोगे, इसे ग्रोथ ही बोलोगे ना, इसे ग्रोथ ही बोलोगे, इसे आप क्या बोलोगे, ग्रोथ इन लेंथ। सिमिलरली यहां पर जो पत्ती है ये छोटी है और यहां पर जो पत्ती है ये बड़ी हो गई। तो यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो सरफेस एरिया भी पत्ती का बड़ा है, इसे भी आप ग्रोथ बोलोगे। तो अगर मैं पत्ती पर रिसर्च कर रहा हूं तो मेरे लिए ग्रोथ ये वाली है, अगर मैं स्टेम पर रिसर्च कर रहा हूं तो मेरे लिए ग्रोथ ये वाली है। दोनों की दोनों को मैं ग्रोथ बोल सकता हूं, कोई भी इसमें टेंशन वाली बात नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन कि मैं किस प्लांट पार्ट पर रिसर्च कर रहा हूं, मैं एरिया कौन सा नोटिस कर रहा हूं। Now the most important part is plant growth is generally indeterminate, यानी प्लांट ग्रोथ को आप जनरली कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है हमेशा ही डिवाइड करता रहता है और हमेशा ही ग्रो करता रहता है। इसलिए प्लांट को कहा जाता है कि इसमें ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होती है। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ मतलब इट इज ऑलवेज ओपन फॉर ग्रोथ, इट इज ऑलवेज ओपन फॉर ग्रोथ, यानी ये कभी भी ग्रोथ को मना नहीं करता। अगर इसके अंदर सेल डिवीजन का पोटेंशियल है तो ये मना नहीं करेगा कि भाई आप लोग डिवाइड मत करो या फिर आप लोग मेरे सेल्स का नंबर मत बढ़ाओ। झटपट जो है सेल्स का नंबर बढ़ाने के लिए अपने पूरे के पूरे पोटेंशियल को आगे लाकर रख देगा। जैसा कि हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर्स में पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो सेल थे, दे होल्ड द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन एंड परपेचुएशन। मेरिस्टम सेल्स वो होते हैं जो कि डिवाइड करने का पोटेंशियल रखते हैं, डिवाइड करने का पोटेंशियल इनके अंदर होता है। तो प्लांट भी आपका पूरा का पूरा डिवाइड नहीं करता, उसके अंदर कुछ चुनिंदा पार्ट्स ही होते हैं जो कि अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं और नए सेल्स प्लांट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, सो प्लांट ग्रोथ जो है हमेशा होती रहती है लाइफ में। तो आप जो है हमेशा ही प्लांट को थोड़ा बहुत बड़ा हुआ देखोगे क्योंकि इसमें मेरिस्टम्स प्रेजेंट रहती है। अलग अलग टाइप ऑफ मेरिस्टम्स के बारे में भी हमने जाना, जैसे शूट की टिप पे कौन प्रेजेंट था, शूट एपिकल मेरिस्टम। रूट के एंड पे यानी रूट की टिप पे कौन प्रेजेंट था, रूट एपिकल मेरिस्टम। जो आपके लेटरल साइड थी जो कि मोटाई बढ़ा रहे थे एक प्लांट की, वो कौन से मेरिस्टमेटिक सेल थे, लेटरल मेरिस्टम के सेल्स। तो ये सारी चीजें आपकी एकदम हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से लिंक करके पढ़ेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें डिवाइड करने की और परपेचुएट करने की
कैपेसिटी होती है, यानी अपना नंबर बढ़ा सकते हैं या अपना नंबर बार बार डिवाइड करके इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहां पर इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिंस ये मेरिस्टेमेटिक हैं तो इनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, क्योंकि इनको अब ये बार बार डिवाइड करेंगे, इनको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है जो कि इनको एनर्जी प्रदान करेगा। ओके, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस यहां पर होता है, यानी कि अच्छा खासा साइज में न्यूक्लियस यहां पर देखने को मिलता है, बार बार इन्हें न्यूक्लियस को डिवाइड भी करना है। सेल वॉल यहां पर पक्की नहीं होगी कभी भी, यार अगर आपने एक पक्की सेल वॉल लगा दी है सेल के ऊपर तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा। एंड सेल डिवीजन के दौरान आपका ये जो एक सेल है इसको आपको दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला जो प्रोसेस है जिस हिसाब से मैं आपके सेल को क्वेंच करके दिखा रहा हूं, आपकी अगर पक्की सेल वॉल लगी हुई है तो सेल वॉल इज रिजिड, तो यहां पर अगर सेकेंडरी सेल वॉल है तो ये तो सेल को पिचकने ही नहीं देगी, तो आपको यहां पर प्राइमरी सेल वॉल की जरूरत है जो कि सेल्यूलोजिक होती है। प्राइमरी सेल वॉल अगर है, इसके ऊपर कोई थिकनिंग कोई डिपोजिशन अगर नहीं है तो ये आसानी से क्वेंच होकर दो सेल्स बना लेती हैं, तो यहां पर आपकी थिन सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, थिन सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी विच इज प्राइमरी इन नेचर, और इसका केमिकल नेचर कैसा है, सेल्यूलोजिक, तो यहां पर सेल्यूलोज की सेल वॉल आपकी प्रेजेंट रहती है। ओके, सो यहां पर देखो, द ग्रोथ वेयर न्यू सेल्स आर ऑलवेज एडेड, कभी भी एक ग्रोथ को मना नहीं करेंगे, कभी भी नया सेल ऐड हो सकता है डिवीजन के दौरान, इसे आप क्या बोलोगे, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोलोगे, जो कि प्लांट्स में देखने को मिलता है, क्योंकि इनके अंदर जो डिवीजन है वो कंटिन्यूअसली होती रहती है, इनके अंदर ग्रोथ भी कंटिन्यूअसली होती रहती है। अब ग्रोथ होगी किस किस टाइप की, पहली चीज आपकी प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब सिंपल सा है, अगर एक भाषा में कहूं तो लेंथ जो है वो आपकी बढ़ेगी, और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब यह है कि यहां पर गर्थ बढ़ेगी, यानी कि आपकी मोटाई जो है प्लांट की वो बढ़ेगी, आपकी मोटाई प्लांट की बढ़ेगी। तो प्राइमरी ग्रोथ का मतलब जो आपकी रूट के ऊपर एपेक्स पे सेल्स हैं और शूट के ऊपर जो एपेक्स पे सेल्स हैं, ये आपके प्लांट की लंबाई को बढ़ा देंगे, इसकी एक्सिस की लेंथ को बढ़ा देंगे। तो यहां पर देखो, ये अगर आपकी शूट है ना, ये ऊपर वाला पार्ट अगर शूट है जो कि आपका हवा में होता है, इट इज द एरियल पार्ट, और जो जमीन के नीचे है ये आपकी रूट होती है, तो रूट के भी टिप पर क्या प्रेजेंट है, आपके रूट एपिकल मेरिस्टम सेल प्रेजेंट थे जिनको हम आरएएम बोल रहे थे, एंड ऊपर आपके शूट एपिकल मेरिस्टम सेल प्रेजेंट थे जिनको हम एसएएम बोल रहे थे। तो ये जो आपके शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल थे नीचे की साइड ग्रो कर रहे थे, नीचे की साइड सेल्स को ऐड कर रहे थे, क्यों, क्योंकि ऊपर की साइड तो जगह ही नहीं है भाई, सबसे टिप पे तो शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स खुद प्रेजेंट है, तो ऊपर हवा में थोड़ी उड़ा देंगे सेल्स को, नीचे की साइड ही भेजेंगे, एंड अल्टीमेटली रूट की टिप पे आपके रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स प्रेजेंट है, तो नीचे जमीन में थोड़ी फेंक देंगे सेल्स को सॉइल वगैरह के अंदर, ये क्या करेंगे, ऊपर की साइड सेल्स को बढ़ाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ, जो एरो दिए हुए हैं वो क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ बता रहे हैं, कि यहां पर जो सेल्स है वो नीचे की साइड ऐड हो रहे हैं, तो यहां पर डाउनवर्डली आपके सेल्स ऐड होते हैं, सेल्स आपके ऐड होते हैं, एंड यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में सेल्स ऐड होते हैं, अपवर्डली सेल्स ऐड होते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे वस्कुलर कैम्बियम को, तो यहां पर आप एडिशन की मार्जिन देख सकते हो या फिर एडिशन का एरो देख सकते हो, ये क्या बता रहा है कि हम लिटरल साइड में ग्रो कर रहे हैं, तो ये जो आपका लिटरल मेरिस्टम है ये क्या करता है, लिटरल मेरिस्टम आपकी चौड़ाई बढ़ाता है, एक पर्टिकुलर प्लांट की चौड़ाई बढ़ाएगा तो गर्थ बढ़ाएगा, यानी मोटाई बढ़ा रहा है प्लांट की, ये सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहा है। ओके, तो जो प्राइमरी मेरिस्टम है that is going to increase the primary growth of a particular plant, it means that it will be increasing the length of a plant, and the secondary meristem will be increasing the girth of plant, for example the lateral meristem, जिसको आप यहां पर वस्कुलर कैम्बियम भी बोल रहे हो, ये भी आपका सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, जैसे वस्कुलर कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम है, ये आपके सेकेंडरी ग्रोथ ही कराते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ में देखो यार क्या हुआ, प्राइमरी ग्रोथ में रूट एपिकल मेरिस्टम और शूट एपिकल मेरिस्टम के जो सेल थे इन्होंने प्लांट की एक्सिस की लेंथ बढ़ाई, यानी इन्होंने प्लांट को लंबा कर दिया, इसे आप प्राइमरी ग्रोथ कहते हो। लेकिन जो आपकी सेकेंडरी ग्रोथ थी जो कि कुछ जिम्नोस्पर्म्स में और डाइकॉट्स में देखने को मिलती है, मोनोकॉट्स के अंदर ये सिस्टम नहीं देखने को मिला था, नॉट प्रेजेंट इन मोनोकॉट। इसके पीछे रीजन क्या था मेरे दोस्त, कि मोनोकॉट के अंदर आपके जो कैम्बियम्स थे ये एब्सेंट थे, जो कैम्बियम थे ये एब्सेंट थे, तो मोनोकॉट में आपको ये जुगाड़ नहीं देखने को मिला था, उसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे जो लेटरल मेरिस्टम है जैसे कि वस्कुलर कैम्बियम हो गया, कॉर्क कैम्बियम होगा, इनकी वजह से आपके प्लांट की गर्थ बढ़ती, यानी प्लांट की मोटाई बढ़ती। ओके, तो प्राइमरी ग्रोथ का मतलब लेंथ का बढ़ना और सेकेंडरी ग्रोथ मतलब गर्थ का बढ़ना, ऐसे प्लांट आपका ग्रो करता है, नंबर ऑफ सेल्स आपके ऐड होते रहते हैं।
तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। जो शूट एपिकल मेरिस्टम है वो टॉप पे है, तो अपने ऊपर तो सेल्स भेज नहीं पाएगी, तो नीचे की साइड सेल सेट करेगी। जो रूट एपिकल मेरिस्टम है ये एकदम बॉटम पे है, तो नीचे तो सेल सेट नहीं कर पाएगी, ऊपर की साइड करेगी। एंड जो लेटरल मेरिस्टम है वो मोटाई बढ़ाएंगी, तो वो दोनों साइड जो है आपकी अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी, यहां पर देखो ये अंदर की साइड भी सेल्स बढ़ा रही है और बाहर की साइड, तो ये दोनों साइड में आपको सेल्स बढ़ाती हुई दिख जाएगी। नाउ द ग्रोथ इज मेजरेबल। ओके, यानी आपने अभी देखा ग्रोथ इज इनडिटरमिनेट, यानी हमेशा बढ़ती रहती है। ग्रोथ को आप एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको प्लांट के हर एक पार्ट की जो है वहां पर मेजरमेंट करनी पड़ेगी, विच इज नियरली इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो आप कुछ स्पेसिफिक पार्ट से, कुछ स्पेसिफिक तरीकों से प्लांट की ग्रोथ को मेजर भी कर सकते हैं। तो प्लांट अगर इनडिटरमिनेट है तो कुछ हमने जुगाड़ लगाए हैं जिससे कि हम मेजर कर सके कि हाँ यार ग्रोथ हो रही है, हमें बस ये पता लग जाए, हम उतने में ही खुश हैं। तो यहां पर अगर आप सेलुलर लेवल की बात करते हो, अगर आप एक सेल को देखते हो कि सेल का ग्रोथ हो रहा है या नहीं, तो वहां पर आपको प्रोटोप्लाज्मिक इंक्रीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि सेल के अंदर ज्यादातर कंटेंट क्या है, प्रोटोप्लाज्म। तो यहां पर सेल की ग्रोथ होती है जब प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा। एंड ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसको कैलकुलेट करना इज वेरी डिफिकल्ट, तो आप डायरेक्टली कभी भी प्रोटोप्लाज्म को कैलकुलेट नहीं करते। तो आप क्या करते हो, अलग अलग जुगाड़ लगाते हो, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हो। जैसे आपने किसी प्लांट पार्ट के फ्रेश वेट को देखा, फ्रेश वेट मतलब वाटर इसके अंदर इंक्लूडेड। जैसे कोई फ्रूट था, आपने उस फ्रूट को मेजर कर लिया, उसकी वॉल्यूम को मेजर कर लिया। सिमिलरली तो फ्रूट के अंदर अभी वाटर है, तो आपने क्या किया, एक फ्रूट जब छोटा था तो मेजर कर लिया और बड़ा हुआ तो मेजर कर लिया। हालांकि हमें देखने से नॉर्मल पता लग जाएगा कि एक सेब मेरे भाई पहले आपका ऐसा दिख रहा था और अब आपका इतना बड़ा दिख रहा है। तो अब ग्रोथ तो इसमें हुई है, दैट इज वेरी ऑब्वियस, लेकिन कितनी ग्रोथ हुई है आप ये भी पता लगा सकते हैं। तो सेब जो है वो बिल्कुल स्फेरिकल तो नहीं है, बिल्कुल आपका कोई स्पेसिफिक शेप लेकर नहीं बैठा हुआ है, इरेगुलर भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, आपको एक कंटेनर लेना है और उसके अंदर आपको डालना है पानी, राइट। और उस कंटेनर के ऊपर सबसे खास जो बात है वो ये है कि रीडिंग्स होनी चाहिए। तो आप वहां पर कोई बीकर ले सकते हो जिसके ऊपर रीडिंग्स है, उसके अंदर आपने एक छोटा सा जो सेब है वो डुबो दिया। तो जो बीकर था उसके ऊपर रीडिंग थी लेट से आपकी 50 ml, जो बीकर था इसके ऊपर रीडिंग थी 50 ml, आपने 50 ml इसमें पानी डाल रखा था। अब आपने इसके अंदर सेब डुबो दिया कंप्लीटली, तो यहां पर टोटल वॉल्यूम हो गई 100 ml, पानी आपका यहां तक आ गया। तो सेब की वॉल्यूम कितनी होगी, 50 ml। सिंपल सी बात है ना यार, अकेले ऐसे साइंटिफिकली इंची टेप लेके बैठोगे, हर एक डायमेंशन को नापोगे, हजार फॉर्मूलाज लगाओगे, तब जाके आपको कैलकुलेशन मिलेगी। नॉर्मल भाई सिंपल सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाओ कि आप जो रिप्लेस्ड लिक्विड है उसको कैलकुलेट कर लो कि आपने 50 ml पानी ले रखा था बीकर के अंदर, उसके अंदर जब आपने सेब डुबाया छोटा सा, तो 50 ml पानी और बढ़ा, तो सेब की वॉल्यूम कितनी होगी, 50 ml। सिमिलरली आप एक बड़ा सेब डुबा करके देख लो, बड़े सेब से आपके पानी का जो लेवल था वो 100 ml की जगह 150 ml हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, फ्रेश वेट नाप सकते हो, तोल लो किसी चीज को, ड्राई वेट नाप सकते हो, किसी चीज को सुखा लो उसके बाद तोल लो। यानी ड्राई वेट में आपका वाटर एब्सेंट होता है, वाटर को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, आप लेंथ नाप लो, जैसे यहां पर हमने 2-3 स्लाइड्स पहले नॉर्मल जो स्टॉक थी उसकी लेंथ नापी थी कि स्टेम आपकी कितनी बढ़ रही है, तो लेंथ नाप लो कि ग्रोथ हुई है या नहीं। एरिया नाप लो, जैसे आपका लीफ है तो लीफ में आप सरफेस एरिया देखोगे, एक लीफ जो आपकी पेपर लाइक होती है उसका सरफेस एरिया नापो 2 डायमेंशन के अंदर, और बड़ी लीफ का एक सरफेस एरिया नाप लो, आपको पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली कि कितनी इंक्रीमेंट लीफ के अंदर हुई। वॉल्यूम नाप लो, यानी सेल की, या फिर जैसे अभी मैंने बताया आपको सेब की वॉल्यूम नाप लो। एंड आप सेल का नंबर भी नाप सकते हो, क्योंकि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स भी तो होता है। तो अगर आपने एक सेल रखा था एक कल्चर के अंदर और आपको 1000 सेल्स देखने को मिले अगले दिन, तो आपको पता लग गया होगा कि सेल डिवीजन नाम की कोई चीज वहां पर हुई है, यानी ग्रोथ अल्टीमेटली हुई। तो इन प्रकार के फैक्टर से आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो कि कोई भी चीज कितनी बड़ी है लेंथ में। जैसे यहां पर देखो, यहां पर आप क्या नाप सकते हो, स्टेम की तो आप लेंथ नाप ही सकते हो कि स्टेम की लेंथ बड़ी है, रूट की तो आप लेंथ नाप ही सकते हो कि रूट की लेंथ बड़ी है। आप ये जो पॉलन ट्यूब है जो यहां से यहां तक ग्रो करती है, इनिशियली पॉलन ट्यूब समझ लो इतनी ग्रो करी, तो ये समझ लो 1 सेंटीमीटर ग्रो करी। अगली बार जब आपने देखा तो पॉलन ट्यूब और अंदर तक चली गई, 2 सेंटीमीटर ग्रो करी, तो यहां पर क्या हुई, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक क्या हुई, लेंथ में इंक्रीमेंट हुई। तो यहां पर आप ग्रोथ भी देख सकते हो वाया मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो जो पॉलन ट्यूब है, जो आपकी स्टेम है, इनकी आप लेंथ नोट कर सकते हो और साक्षात आपको अपनी आंखों से दिखाई भी दी जाती है, बिकॉज
जो ग्रोथ है ये आपकी एक एविडेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट का, क्योंकि ग्रोथ क्या है आपका कॉन्स्पिक्यूअस होता है। अगर जैसे समझ लो तुम्हारे घर पे कोई रिश्तेदार आया काफी दिनों बाद या फिर काफी सालों बाद, तो तुम्हें देखते ही बोलते हैं कि अरे बेटा कितने बड़े हो गए हो। सो इट मींस दैट ग्रोथ इज कॉन्स्पिक्यूअस, क्योंकि लास्ट टाइम जब तुम उनसे मिले थे तो तुम बहुत छोटे थे, अब तुम बड़े हो। तो ग्रोथ एक ऐसी चीज है जो दिखाई देती है। सिमिलरली यहां पर भी आपको लेंथ में जो इंक्रीमेंट है दिखाई दे जाएगी। एक सेब कल तक इतना था, आज इतना बड़ा हो गया है, अल्टीमेटली वो भी आपको दिखाई दिया, लेकिन कितना बड़ा ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो लेंथ में आप क्या नाप लोगे, सेंटीमीटर्स में उसकी लेंथ नाप लोगे या मीटर्स में उसकी लेंथ नाप लोगे, जो भी आप डायमेंशन ले रहे हो स्टेम के लिए, पॉलन ट्यूब के लिए आप लेंथ नाप सकते हो। सरफेस एरिया, जैसे कि आपकी एक लीफ है, तो यहां पर आपने देखा कि सरफेस एरिया जो था ये आपका था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ये थोड़ी सी और बड़ी हुई लीफ, तब आपने इसका सरफेस एरिया नापा और सरफेस एरिया जो है बढ़कर हो गया आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या बोल सकते हो कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला लेंथ के इसके अंदर, सरफेस एरिया के अंदर। तो ये भी आपकी ग्रोथ होगी। सिमिलरली यहां पर सेल का साइज, कि एक सेल का साइज कितना बढ़ा। तो यहां पर अगर आप वाटरमेलन की बात करें यानी तरबूज की बात करें, तो एक सेल का साइज जो है ना 3.5 लाख गुना बढ़ सकता है। इतने ज्यादा बड़े बड़े सेल्स होते हैं इसमें। तो एक सेल जो बहुत छोटा था उसके ऊपर आपने रिसर्च करी और उसका सेल आपने 3.5 लाख गुना बढ़ता हुआ देख लिया, तो आपको पता लग गया भाई इसी का नाम ग्रोथ है। एक सेल इतना बड़ा हुआ है, ग्रोथ पक्का हुई होगी। एंड आपने सेल नंबर भी देख लिया। अगर आप मेज के रूट एपिकल मेरिस्टम की बात कर लें, जो यहां पर आपको दिखाई हुई है, तो इसकी लेंथ भी आप नाप सकते हैं। और यहां पर अगर आप देखें तो जो रूट की एपिकल मेरिस्टम है यहां पर, ये आपके 17,500 से भी ज्यादा नए सेल बना लेती है 1 घंटे के अंदर। यानी अगर आपने 1 घंटे तक इस रूट के ऊपर रिसर्च किया तो आपको 17,500 नए सेल्स देखने को मिलेंगे। सेल का नंबर बढ़ रहा है, अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ आपकी मेजरेबल भी है, आपको बाकायदा मेजर करनी आनी चाहिए। तो आप अलग अलग चीजों को यहां पर कंसिडरेशन में ले सकते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया को आप फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली अब देखते हैं हम लोग फेजेस ऑफ ग्रोथ। ये जो टॉपिक है ये आपके 5th चैप्टर से लिया हुआ है, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जब हम रूट के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने 3 क्रिटिकल रीजन्स के बारे में पढ़ा था। एक रूट का अगर हम यहां पर डायग्राम बनाए तो सबसे पहले सबसे टिप पर यहां पर क्या प्रेजेंट रहती है, रूट कैप। ये आपकी रूट कैप। और रूट कैप ने किस रीजन को प्रोटेक्ट किया हुआ है, रूट कैप ने प्रोटेक्ट किया हुआ है मेरिस्टेमेटिक रीजन को प्रोटेक्ट। तो यहां पे आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहेंगे। मेरिस्टेमेटिक रीजन से अगर आप और दूर जाएंगे तो आपको मिलेगा रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहां पर सेल्स आपके थोड़े बहुत लंबे हो जाते हैं, यहां पर वैक्यूल आपका लंबा हो जाता है, तो इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन देखने को मिलती है और थोड़ी बहुत सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन भी देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर आपका जो लेयर होता है या जो रीजन होता है, इसे आप कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यानी यहां पर जो सेल्स हैं आपके कंप्लीटली मैच्योर हो जाते हैं, कंप्लीट वहां पर सेल वॉल डिपोजिशन हो जाती है एंड सेल अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है। सेल को जो भी बनना होता है वो बन जाता है, एक ऑर्गन की तरफ, ऑर्गन बनने की तरफ वो बढ़ जाता है। और इस मैच्योरेशन रीजन में हमने देखा था आपके रूट हेयर्स भी, एपिडर्मल रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये वो सेम डायग्राम है जो कि हमने पढ़ा था 5th चैप्टर के अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। यहां पर इन 3 रीजन्स को आपके सामने दोबारा से रखा गया है, यानी मेरिस्टेमेटिक जोन जो कि आपका सेल डिवीजन में काम आता है, इलोंगेशन जोन जहां पर सेल की लंबाई बढ़ती है, वैक्यूलेशन होता है, एंड मैच्योरेशन जोन जहां पर फाइनली सेल्स मैच्योर हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाने की तरफ अपना योगदान बढ़ाने लग जाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या हुआ, जो मेरिस्टम थे एट द रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स, ये क्या करने लगे, डिवाइड करने लगे। ओके, तो जो सेल्स होते हैं इस रीजन में, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं तो इन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो रिच होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर या प्रोटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि एनर्जी इनके अंदर कंटिन्यूअसली चाहिए रहती है। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई था, ये मैं आपको जस्ट 2 स्लाइड छोड़ करके बता चुका हूं ये सारी की सारी बातें। तो यहां पर हमने नोट भी किया था कि यहां पर डेंस तो प्रोटोप्लाज्म होगा, लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस होगा एंड यहां पर थिन सेल वॉल होगा, क्योंकि इन सेल को डिवाइड करना है तो जो आपकी बेसिकली क्वेंचिंग होगी सेल की, उसके लिए जरूरी है कि इसके ऊपर पक्की वॉल ना हो। तो यहां पर लार्ज न्यूक्लियस होगा, आपका प्रोटोप्लाज्म बहुत ही ज्यादा डेंस होगा, सेल वॉल प्राइमरी होती है, थिन होती है एंड सेल्यूलोज की बनी हुई रहती है, जिससे कि बेसिकली ये डिवाइड कर पाए, सेल को डिवीजन में कोई रोक ना पाए। एंड अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होते हैं, यानी सेल सेल कनेक्शन यहां पर बहुत ज्यादा बने हुए रहते हैं।
जिससे अगर दूसरे सेल से, पड़ोसी सेल से इसे कुछ सामान लेना हो तो ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंडल कनेक्शन के थ्रू ले पाए। तो ये पड़ोसियों से भी लिंक बना करके रखते हैं जिससे एक दूसरे की मदद हो पाए। तो चार चीज यहां पर हमने मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर देखी जो कि बहुत ही कॉमन है याद करने के लिए। पहली चीज, अगर ये डिवाइड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो प्रोटोप्लाज्म इनमें अच्छा खासा होगा। डिवाइड कर रहे हैं तो न्यूक्लियस एक्टिव होना चाहिए, यानी कि आपका बड़ा कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस भी यहां पर देखने को मिलेगा। तो प्रोटोप्लाज्म यहां पर डेंस था, इसके अलावा कॉन्स्पिक्यूअस आपका न्यूक्लियस था। कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं तो प्राइमरी सेल वॉल थी, और सेल वॉल के साथ साथ जो कनेक्शंस हैं वो भी अबंडेंटली यहां पर प्रेजेंट। तो ये बात आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस मौजूद है। दूसरा, इलोंगेशन फेज, यानी कि अब जो मेरिस्टेमेटिक सेल थे ये आपके इलोंगेट हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। तो जस्ट प्रॉक्सिमल अगर आप देखेंगे, प्रॉक्सिमल मतलब अवे फ्रॉम द टिप, तो टिप आपकी यहां पर थी, तो सबसे टिप के पास कौन था? मेरिस्टेमेटिक सेल। अब अवे फ्रॉम द टिप जाओगे ना, यानी प्रॉक्सिमल रीजन में अगर जाओगे तो इलोंगेशन जोन आपको देखने को मिलेगा। सो अवे फ्रॉम द टिप जब आप जाओगे मेरिस्टेमेटिक जोन से तो आपको इलोंगेशन जोन देखने को मिला। नाम ही है इलोंगेटेड, तो सेल लंबे लंबे हो जाएंगे, तो इनके अंदर वैक्यूल का साइज भी बढ़ेगा, वैक्यूल भी लंबा हो जाएगा। तो यहां पर वैक्यूलेशन आपको देखने को मिलती है, साइज आपका बढ़ जाता है सेल का, क्योंकि नाम ही है इलोंगेशन जोन, तो इलोंगेट होंगे सेल्स, एंड नई सेल वॉल जो है वहां पर डिपॉजिट हो जाएगी, क्योंकि अब ये डिवाइड नहीं करेंगे। क्योंकि यहां पर नो डिवीजन इज टेकिंग प्लेस, तो अब अगर पक्की सेल वॉल आ भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, सेकेंडरी सेल वॉल आ भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। थर्ड आपका आता है मैचुरेशन फेज, यानी यहां पर ये तो डिफरेंशिएट हो ही जाएंगे। यहां पर अगर आप अपेक्स से थोड़ा और दूर जाए, यानी अगर आप और प्रॉक्सिमल रीजन में जाए, टिप से थोड़ा और दूर जाए, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो सेल्स थे अब ये मैच्योर हो चुके हैं, इन्होंने जो मैक्सिमम साइज अटेन करना था वो कर लिया, इनकी वॉल जो है ये थिक हो गई, क्योंकि इन्हें अब सेल डिवीजन बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो भी प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन थी, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन मतलब समझ लो मेरे भाई मुझे यहां पर ट्रैकीड बनाना है, अगर मुझे ट्रैकीड बनाना है तो ट्रैकीड के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, तो मेरा प्रोटोप्लाज्म मैं लॉस कर दूंगा, तो यहां पर मैंने लॉस कर दिया प्रोटोप्लाज्म। लेकिन समझ लो मुझे यहां पर पेरेन्काइमा सेल बनाना है, तो पेरेन्काइमा के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, तो मैं यहां पर प्रोटोप्लाज्म को लॉस नहीं करूंगा। तो प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन का मतलब, अगर मैं कोई ऐसा सेल बना रहा हूं मैचुरेशन के बाद जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, तो मैं प्रोटोप्लाज्म को लूज कर दूंगा। अगर मैं कोई ऐसा सेल बना रहा हूं जिसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, तो मैं प्रोटोप्लाज्म को रिटेन करके रखूंगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं आगे बना क्या रहा हूं। ये तीन रीजन आपको देखने को मिले, ये तीन फेजेस आपको देखने को मिले। तो मेरिस्टेमेटिक फेज में सेल जो थे इनमें आपकी थिन सेल वॉल थी, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस था, रिच आपका प्रोटोप्लाज्म था, एंड अबंडेंट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस थे, यानी अबंडेंट सेल टू सेल प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस थे। इन्होंने डिवाइड किए, काफी सारे सेल्स बनाए। तो वो सेल्स जो थे वो इलोंगेशन फेज में गए, अब ये सेल लंबे लंबे हो जाएंगे तो रूट की लंबाई बढ़ाएंगे, ओके, एंड शूट एपिकल मेरिस्टम के पास है तो शूट की लंबाई बढ़ाएंगे, एंड अल्टीमेटली उनमें वैक्यूल का साइज भी बढ़ जाएगा। थोड़े बहुत आपकी सेल वॉल डिपोजिशन भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब इलोंगेशन फेज में इन्हें डिवाइड नहीं करना है। मैचुरेशन फेज में वो कंप्लीटली मैच्योर कर लेंगे, जितना उनको प्रोटोप्लाज्म लूज करना है या रिटेन करना है उसका ख्याल रख लेंगे, सेल वॉल इनके ऊपर थिक हो जाएगी, यानी उनके ऊपर डिपोजिशन हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली जो इनका साइज जैसा बढ़ना था, इन्हें गोल होना था तो गोल हो जाएंगे, पतला लंबा होना था तो पतला लंबा हो जाएंगे, जैसा इनको सेल बनाना था वैसे ये मैच्योर हो जाएंगे। तो यहां पर ग्रोथ कैसे हुई एक रूट के अंदर, यह हम कैसे बताएं, या किसी भी पार्ट के अंदर? तो यहां पर जो है आप इलोंगेशन जोन का पता कर सकते हैं बाय अ पैरेलल लाइन टेक्निक। तो आपका जो इनिशियल प्लांट था इसके ऊपर आपने क्या कर दी, कुछ पॉइंट्स बना दी, यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी, और इसने में आपने देखा कि इसके अंदर जो आपका ए बी सी डी ई एफ जी है, इनके बीच में गैप काफी कम है। लेकिन जब इनकी इलोंगेशन हुई अच्छी खासी, तो ए और बी के बीच में गैप अच्छा खासा हो गया, ज्यादा हो गया, बी और सी के बीच में गैप ज्यादा हो गया, सी और डी के बीच में ज्यादा हो गया, एंड सो ऑन। तो आपने अल्टीमेटली देखा कि यहां पर आपकी लेंथ थी कम, यहां पर आपकी लेंथ है ज्यादा, तो ग्रोथ हुई होगी, तभी ए और बी दूर दूर चले गए, तभी बी और सी दूर दूर चले गए, तभी सी और डी दूर दूर चले गए। पहले पास पास थे एकदम कंडेंस, लेकिन अब ये दूर दूर जा चुके हैं, क्यों? क्योंकि सेल्स इलोंगेट हुए हैं। तो आप पैरेलल लाइन टेक्निक से जो है इसे प्रूव भी कर सकते हैं कि ग्रोथ हुई है या नहीं। नाउ जो प्लांट ग्रोथ है ये दो तरीके की हो सकती है। तो प्लांट में हम ग्रोथ रेट नापते हैं, या तो ये अरिथमेटिकली ग्रोथ शो कर सकते हैं, या तो ये ज्योमेट्रिकली ग्रोथ शो कर सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में अब हम जानेंगे। तो ग्रोथ रेट क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि दुनिया में कोई भी चीज जिसके पीछे रेट लगा हुआ है, इसका मतलब पर टाइम आप उस चीज की डिस्कशन कर रहे हैं।
आप नॉर्मली चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके चलने का रेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम के अंदर। तो जब टाइम फैक्टर आ जाता है तो आप किसी भी चीज को रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एंजाइम नॉर्मली काम कर रहा है, लेकिन एक सेकंड के अंदर वो कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, एक मिनट के अंदर कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, वो उस एंजाइम का कैटालिटिक रेट हो जाएगा। तो जब भी मैं रेट की बात करता हूं तो यहां पर क्योंकि मैं ग्रोथ के रेट की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा कि कितनी ग्रोथ हुई, कितनी लेंथ बढ़ी आपकी पर यूनिट टाइम। ओके, तो ग्रोथ आपकी अरिथमेटिक भी हो सकती है और ज्योमेट्रिक भी हो सकती है। अरिथमेटिक मतलब आपकी लीनियर ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगी, अरिथमेटिक ग्रोथ का मतलब यूनिफॉर्म और लीनियर ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगी। यूनिफॉर्म मतलब निरंतर एक ही प्रकार से आपकी जो लेंथ है वो बढ़ रही है। समझ लीजिए एक सेकंड में एक प्लांट में एक सेल बढ़ रहा है, तो 2 सेकंड में 2 सेल बढ़ेंगे, 3 सेकंड में 3 सेल, 4 सेकंड में 4 सेल, 5 सेकंड में 5 सेल, 10 सेकंड में 10 सेल, 100 सेकंड में 100 सेल। तो आप जितने सेकंड का टाइम देंगे एक प्लांट को उतने ही आपके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। तो सेल के बढ़ने की जो प्रोग्रेस है और आपने जितना टाइम दिया ये एकदम लीनियर फॉर्म में चलते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो ग्राफ है इसमें आपको दिखाया इनिशियली कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी यार, यहां पर रूट की समझ लीजिए इनिशियल कुछ ना कुछ लेंथ थी। अब आपने यहां पर क्या कर दिया है, आपने यहां पर थोड़ा टाइम दिया, समझ लीजिए 5 सेकंड का टाइम दिया। अब 5 सेकंड के टाइम में आपके 5 नए सेल्स बढ़ गए या 5 mm लेंथ बढ़ गई। फिर आपने 10 सेकंड का टाइम दिया तो 10 mm लेंथ बढ़ गई, 15 सेकंड का टाइम दिया 15 mm लेंथ बढ़ गई एंड सो ऑन। यानी कि ये जो आपकी लाइन है एकदम सीधी सीधी हो जाएगी, जितना आप टाइम देंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, उतनी ही आपकी हाइट जो है प्लांट की बढ़ती जाएगी। तो अरिथमेटिक ग्रोथ क्या हुआ, इन दिस फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन, इस पर्टिकुलर सेल डिवीजन के प्रोसेस में आपके एक सेल के डिवीजन से जो 2 सेल बनते हैं उनमें से सिर्फ एक डॉटर सेल ही मेरिस्टेमेटिक रहता है, जबकि दूसरा वाला जो है वो मैच्योर हो जाता है। तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको लीनियर कर्व देखने को मिलता है। इस डायग्राम को बहुत गौर से देखना मेरे दोस्त। आपके इस अरिथमेटिक के अंदर 2 सेल्स हैं जो ब्लू कलर के हैं, 1 और 2, सबसे ऊपर जो है मैं इस डायग्राम को दिखा रहा हूं। ओके, तो यहां पर लेजर पॉइंटर से देख लेते हैं। यहां पर आपके 2 ब्लू कलर के सेल्स हैं। जब मैंने डिवीजन करवाया इस वाले सेल का सेकंड वाले सेल का, तो क्या हुआ, इसने 2 सेल बनाए। तो ये जो पहले वाला ब्लू सेल था वो तो वैसा का वैसा नीचे आ गया, और ये जो 2 सेल दूसरे नंबर का सेल था इसने 2 सेल बना लिए, एक ब्लू और एक स्काई ब्लू। अब ये जो ब्लू वाला है ये तो दोबारा से मेरिस्टेमेटिक है तो दोबारा से डिवाइड करेगा, लेकिन जो स्काई ब्लू वाला है ये मैच्योर हो गया, तो ये वैसा का वैसा रहेगा, इसमें कोई डिवीजन नहीं होगी। यहां पर ये जो डार्क ब्लू था इसने दोबारा से डिवीजन किया और 2 आपके स्काई ब्लू कलर के सेल्स ऐड हो गए, फिर आपके 3 स्काई ब्लू कलर के सेल्स ऐड हो गए, 4 स्काई ब्लू कलर के सेल्स ऐड हो गए। तो आप देख सकते हो यहां पे लीनियर ग्रोथ है। एक डिवीजन पे यहां पर एक सेल ऐड हुआ, दूसरी डिवीजन पे यहां पर दूसरा सेल ऐड हुआ, तीसरी डिवीजन पे तीसरा सेल ऐड हुआ, चौथी डिवीजन पे चौथा सेल ऐड हुआ, यानी हर डिवीजन पे आपका एक सेल ऐड हो रहा है। वन सेल एडेड पर डिवीजन, यानी एक बार सेल डिवीजन होने पे एक सेल ऐड होता है। तो आपके लीनियर ग्रोथ आपको यहां पर देखने को मिलेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसको एक बार हम लोग अपने हाथ से बनाकर देख लेते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करना। ये आपका समझ लीजिए एक सेल है, तो ये व्हाइट कलर का जो सेल है ये कैसा है, ये आपका मेरिस्टेमेटिक है। मेरिस्टेमेटिक है मतलब डिवाइड कर सकता है। अब ये एक जो सेल है जब इसने डिवाइड किया मेरे दोस्त तो इसने 2 सेल बना लिए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इसमें खास बात क्या है, इसमें एक सेल तो जो नया बना ये ऊपर वाले जैसा ही है मेरिस्टेमेटिक, और दूसरे वाला जो येलो कलर का है ये कैसा है, ये आपका परमानेंट है, ये मैच्योर हो गया, ये डिवाइड नहीं करेगा, ये मैच्योर। तो क्या हुआ, एक सेल आपका वैसा का वैसा रहा डिवाइड करने वाला और दूसरा सेल आपका मैच्योर। अब क्या हुआ, अब यहां पर ये वाला जो सेल है जो आपका डिवाइड कर सकता है इसने दोबारा से डिवीजन शो करी, इसने एक खुद जैसा सेल बना लिया, एक आपका परमानेंट सेल बना लिया, और ये वाला जो पीला वाला था ये तो आपका प्रेजेंट है ही। तो अब यहां पर क्या हो गया, एक आपका मेरिस्टेमेटिक सेल बच गया और यहां पर 2 पीले सेल आ गए, यानी 2 परमानेंट सेल आ गए। तो आपके 2 परमानेंट सेल ऐड हो गए। अब ये वाला जो सेल बचा हुआ है मेरिस्टेमेटिक, ये दोबारा डिवाइड करेगा क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक है। मेरिस्टेमेटिक अगर दोबारा डिवाइड करेगा तो एक तो मेरिस्टेमेटिक ही बना लेगा, दूसरा आपका परमानेंट बना लेगा जो येलो कलर का होगा, और 2 परमानेंट हमारे पास पहले से ऊपर प्रेजेंट ही हैं, ये आपके यहां पर आ जाएंगे। तो अल्टीमेट स्टेटस क्या हो गया, अल्टीमेट स्टेटस ये हो गया मेरे दोस्त कि एक आपका सफेद सेल हो गया, 3 आपके येलो सेल हो गए, ये इसका स्टेटस हो गया।
तो आप हर पोजीशन पर देख रहे हो कि यहां पर एक परमानेंट सेल ऐड हुआ, यहां पर 2, यहां पर 3। इसी प्रकार से अगर आप एक लीनियर कर्व शो करना चाहो तो यहां पर कर सकते हो। हर डिवीजन पे आपका स्पेसिफिक लेंथ जो है उसमें इंक्रीमेंट देखने को हमें मिलेगी। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो कि अगर एक मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड कर रहा है तो ये 2 सेल बनाएगा। इसने 2 सेल बनाए, उनमें से एक तो क्या कर सकता है, दोबारा से डिवाइड कर सकता है, जिसको आप बोल सकते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, और एक जो है ये आपका परमानेंट हो जाता है, एक आपका मैच्योर हो जाता है। ओके, तो यहां पर एक बार में एक ही सेल ऐड होगा आपका परमानेंट सेल के तौर पे, एक आपका जो है वो मेरिस्टेमेटिक ही रह जाएगा। ये आपकी बात यहां पर हुई, ये जानने लायक बात थी। ओके, तो इसीलिए आपको लीनियर कर्व देखने को मिला। जैसे कि रूट में अगर आप देखेंगे, एक रूट है समझ लो जो कि कांस्टेंट रेट पर अपनी लेंथ को इंक्रीज कर रही है, वो यहां पर एग्जांपल हो सकती है। ओके, सो मैथमेटिकली अगर आप इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करना चाहें तो इससे सिंपल एक्सप्रेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। एल टी का मतलब यह है फाइनल लेंथ कितनी होगी, ये एल नॉट प्लस आर टी। देखो यार, जाहिर सी बात है, समझ लो यहां पर एक एग्जांपल ले लो कि आपका जो रूट था इसकी इनिशियल लेंथ थी 5 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या बोला, 1 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ती है आपके 1 घंटे के अंदर, और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि 5 घंटे के अंदर बताओ टोटल लेंथ कितनी होगी, फाइनल लेंथ कितनी होगी। देखो इनिशियल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाली जो लेंथ है जो यहां पर आपको दे रखी है, जिससे हमने शुरुआत की है, ये है आपकी 5 सेंटीमीटर। अब इस 5 सेंटीमीटर पे हमने 5 घंटे का टाइम खर्च किया, तो 5 सेंटीमीटर लेंथ और बढ़ गई होगी, तो टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो गई ना यार। तो बेसिक मैथ है, तो आप फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो अपने हाथों से। भाई 10 सेंटीमीटर क्या है, फाइनल लेंथ है, तो एल एफ लिख लेता हूं मैं, चलो फाइनल। ये क्या हो जाएगी, एल नॉट मतलब बिल्कुल इनिशियल लेंथ प्लस रेट ऑफ इंक्रीज इन साइज, यानी रेट क्या हो गया आपका 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है कितने टाइम में, 1 घंटे में। टाइम है आपका 1 घंटा। तो यहां पर आपने क्या किया, रेट ले लिया, 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, टाइम कितना है आपका 5 घंटे, तो टोटल कितना हो गया 5 हो गया है। एंड यहां पर इनिशियल लेंथ थी 5, तो टोटल लेंथ क्या हो गई 10। तो यहां पर 10 हो गई है, क्योंकि ये आपका 5 था और ये आपका 1 इंटू 5 हो गया। तो इस हिसाब से हमने खुद कैलकुलेट करके देख लिया, फॉर्मूला हमें डेराइव करने की भी जरूरत नहीं है। सबसे बेसिक जो आपके दिमाग में सोच आएगी वो एकदम यही आएगी इस फॉर्मूला को लेकर के। तो यहां पर एल टी जो है ये फाइनल है लेंथ, सब कुछ ग्रो होने के बाद। एल नॉट है ये आपकी इनिशियल है, यानी एट टाइम 0 जो आपने इनिशियल पैरामीटर्स लिए हैं। आर जो है ये ग्रोथ रेट है, या फिर इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, कि आपका इलोंगेशन कितना हो रहा है 1 घंटे के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 1 महीने के अंदर। आप कोई भी टाइम यहां पर ले सकते हो, दैट इज टोटली योर कॉल, डिपेंडिंग अपॉन आपका प्लांट कितनी जल्दी बढ़ रहा है। अगर हर घंटे में ग्रोथ हो रही है तो आप घंटे का टाइम ले सकते हो यहाँ पे, हर दिन में ग्रोथ हो रही है आप दिन का टाइम ले लो, वो टोटली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। आप खुद से भी बनाना चाहो अपना टाइम जोन तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो, राइट। तो एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, ये बात आपकी क्रैक हो जानी चाहिए, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है ये, क्योंकि ये लीनियर ग्रोथ का एक्सप्रेशन है, इसको आप आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर भी जो जाइगोट है इसके अंदर देखो आप, इसके अंदर आपके ब्लू कलर के काफी सेल्स है। तो इनिशियली तो सारे सेल्स डिवाइड करते हैं, जाइगोट ने डिवाइड किया, 2 सेल बनाए, फिर 4 बनाए, फिर 8 बनाए, 16 बनाए, लेकिन बाद में कुछ सेल आपके क्या हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। तो बाद में आपको अरिथमेटिक ग्रोथ देखने को मिल जाती है। बाद में सारे सेल्स डिवाइड नहीं करते, सिर्फ आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करते हैं। ब्लू वाले, जो आपके व्हाइट वाले हैं, स्काई ब्लू वाले हैं, परमानेंट हो जाते हैं, तो वो अरिथमेटिक ग्रोथ शो करें। दूसरा टाइप की जो ग्रोथ है इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ओके, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो यहां पर क्या होता है, इन मोस्ट सिस्टम, ज्यादातर जो फॉलोड सिस्टम है वो आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ ही होता है। इनिशियल ग्रोथ जो है आपकी स्लो होती है, जिसे आप बोलते हैं लैग फेज। इनिशियल ग्रोथ स्लो क्यों होती है, क्योंकि पहले आपके सेल्स का नंबर कम है। समझ लो आपने एक सेल से शुरुआत की है, तो एक सेल से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, 16 से 32। तो आपके इनिशियल जो सेल्स हैं वो स्लो ग्रो होते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो एनवायरमेंट को जांचते हैं, सबसे पहले तो एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं कि भाई मेरे लिए खाना पीना कैसा है, सारी कंडीशंस मेरे लिए सूटेबल हैं कि नहीं। तो ये पहले क्या करते हैं, अपना एनालिसिस कर लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इनका नंबर जो है इनिशियली लेस रहता है, नंबर इज लेस इनिशियली। इसका क्या मतलब है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। देन एक बार अगर ये भांप लेते हैं एनवायरनमेंट को कि हाँ सब कुछ मेरे हिसाब से है, तो लॉग फेज में या एक्सपोनेंशियल फेज में चले जाते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर में बढ़ेंगे अब सेल्स। पहले 1 से 2 बन रहे थे, 2 से 3, 3 से 4, हर डिवीजन पे एक एक सेल ही बढ़ रहा था।
जैसे यहां पर देखो, एक सेकेंड, ओके, जैसे यहां पर देखो आपके 2 सेल्स थे इनिशियली, यहां पर 3 हुए, यहां पर 4 हुए, यहां पर 5 हुए, यहां पर 6 हुए, तो एकदम लीनियर ग्रोथ देखने को मिली, कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहां पर नहीं थी। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो इनिशियली आपके 2 थे, यहां पर बढ़ के 4 हुए सीधा दुगने, फिर 8 हुए, फिर 16 हुए, फिर 32 हुए, तो ये पावर में बढ़ रहे हैं ना मेरे दोस्त, ये कितने बढ़े, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इजकल टू 2, फिर ये बढ़े 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इजकल टू 4, ये बढ़े 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इजकल टू 8, फिर बढ़े आपके 2 की पावर 4 इजकल टू 16 एंड देन 2 की पावर 5। तो यहां पर क्या हुआ मेरे दोस्त, एक्सपोनेंट में आपकी चीजें अगर क्रैक हो रही हैं तो आप इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हो या ज्योमेट्रिक ग्रोथ बोलते हो, तो ज्योमेट्रिक के बगल में आप लोग इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी लिख सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ओके, तो जब भी आप इक्वेशन लिखोगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के, ज्योमेट्रिक ग्रोथ के, आप हमेशा पावर लगाओगे वहां पर, ये बात एकदम सिंपल है। आप जब अरिथमेटिक ग्रोथ की इक्वेशन लिख रहे थे तो एल टी वॉज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं आई थी, इसके ऊपर कोई पावर नहीं आई थी। लेकिन यहां पर जब आप लिखोगे ज्योमेट्रिक ग्रोथ की इक्वेशन तो आपको पावर में आर टी लेना पड़ेगा, ये बात हमेशा याद रखना, यहां पर जो आर टी है पावर में चला जाए। तो इन्होंने जब एनवायरमेंट को भापा तो इन्होंने बढ़िया तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई। तो यहां पर क्या होता है, दोनों जो डॉटर सेल्स हैं, पहले वाले केस में यानी अरिथमेटिक में एक डॉटर सेल परमानेंट सेल की तरह बिहेव कर रही थी, दूसरा डॉटर सेल मेरिस्टेमेटिक थी। यहां पर दोनों डॉटर सेल जो है ये माइटोटिक सेल डिवीजन की पोटेंशियल को होल्ड करके रखती हैं, दोनों ही डिवाइड करती हैं बढ़िया तरीके से। जब न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम हो जाती है, यानी जब न्यूट्रिएंट आपके डेफिशिएंट होने लगते हैं, तो ये स्टेशनरी फेज में चले जाते हैं और इनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टैटिक हो जाती है। तो यहां पर 3 फेज ऑफ ग्रोथ आपको देखने को मिले। इनिशियल आपको लैग फेज देखने को मिला, लैग फेज जहां पे ग्रोथ रेट जो है आपका कम है, ग्रोथ रेट कम है। इसके 2 रीजन मैंने आपको बताया, एक तो यहां पर इनिशियल नंबर कम है सेल्स का, 1 से 2 बढ़ रहे हैं, राइट, 2 से 4 बढ़ रहे हैं, 4 से 8, 8 से 16, तो एक बार में बहुत कम नंबर ऑफ सेल्स यहां पर बढ़ रहे हैं। लेकिन बाद में ये क्या करते हैं, जब इनका एक अच्छा खासा नंबर इकट्ठा हो जाता है तो एक्सपोनेंशियल फेज में ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इनका नंबर बढ़िया हो जाता है, ये आपका लॉग फेज कहलाता है, जहां पर एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखने को मिलेगी, पावर में चीजें बढ़ेंगी, बढ़िया नंबर आपका बढ़ेगा। यहां पे जब आपके न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड हो जाते हैं ना, जब लिमिटेड हो जाते हैं न्यूट्रिएंट, तो एक पर्टिकुलर साइज अटेन करने के बाद आपका फर्दर जो है इंक्रीज देखने को नहीं मिलता, इसे आप स्टेशनरी फेज बोलते हो या सैचुरेशन फेज भी आप इसे बोल सकते हो। अब इनिशियल नंबर का क्या लॉजिक था ये समझने की कोशिश करो। एक सेल है, इससे कितने सेल बने, 2, एक सेल से 2 सेल बने तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ, 1 से 2 बने तो टोटल इंक्रीज हुआ 1 सेल का। 2 से आपके 4 सेल बने तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ, 2 सेल का, 2 से 4 बने 2 सेल बढ़े। 4 से 8 सेल बने तो टोटल सेल कितने बढ़े, 4 बढ़े। 8 से 16 बने तो टोटल सेल कितने बढ़े, 8 बढ़े, यानी जो इनिशियल नंबर है उतने ही सेल्स बढ़ेंगे। तो यहां पे इंक्रीमेंट उतना ही होगा जितना नंबर का आपका बेसिकली मैग्नीट्यूड है। तो यहां पर क्या हुआ, नंबर आपका छोटा सा है, 1 2 4 8, क्या फर्क पड़ता है इतना सा, तो नंबर छोटे छोटे हैं। लेकिन समझ लो इसने डिवीजन करते करते 16 से 32, 32 से 64, 128, 256, 512, 1028 एंड ऐसे करते करते इसने 1 लाख सेल बना। अब एक डिवीजन में क्या होगा, 1 लाख से सीधा 2 लाख सेल बनेंगे, तो टोटल बढ़े कितने, 1 लाख। तो मेरे भाई पहले तो आपका एक डिवीजन समझ लो 1 घंटे में हो रही थी, 1 घंटे में बढ़ा सिर्फ 1 सेल, फिर आपका 1 घंटे में बढ़ा सिर्फ 2 सेल, 1 घंटे में बढ़ा 4 सेल, 1 घंटे में बढ़ा 8 सेल, लेकिन अब उसी 1 घंटे में बढ़े 1 लाख सेल। बात समझ पा रहे हो, तो इनिशियल नंबर आपका अक्यूमुलेट होने तक, अच्छा खासा बड़ा नंबर अक्यूमुलेट होने तक आपको बहुत रॉबस्ट ग्रोथ नहीं दिखाई देती, इसलिए जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो इस हिसाब से तो इनिशियली ग्रोथ आपकी स्लो चलती है, क्योंकि नंबर ही छोटे छोटे हैं। यहां पर समझ लो 1 लाख सेल्स हो गए, तो 1 लाख से सीधा 2 लाख, फिर 4 लाख, 8 लाख, 16 लाख, 32 लाख, अब आपकी ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियली जाएगी। और फिर इतने सारे सेल हो जाएंगे तो न्यूट्रिएंट भी अच्छा खासा खाएंगे, तो एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर न्यूट्रिएंट सैचुरेट हो जाएगा। तो लैग फेज है, स्लो चल रहा है यहाँ पे सब कुछ, ये लॉग फेज है, एकदम फास्ट चल रहा है सब कुछ, ये आपका स्टेशनरी फेज है या सैचुरेशन फेज है, जहां पर न्यूट्रिएंट लिमिट हो गए या फिर आपके कुछ इनहिबिटरी प्रोडक्ट जो है ये भी यहाँ पर जमा हो सकते हैं। इनहिबिटरी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर जमा हो सकते हैं जो कि इनहिबिट कर देंगे सेल डिवीजन को, तो सेल डिवीजन पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, राइट, ये आपको देखने को मिला। ओके, तो पीछे से कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं। तो यहां पर देखो यार, एक और बात देख लो,
कि कुछ सेल्स जो है हमेशा ही डिवाइड करते रहते हैं। यहाँ पर जो दोनों सेल थे दोनों ब्लू कलर के थे, फिर इससे जो आपके 1 2 3 4 सेल बने, यहाँ से जो आपके 8 सेल बने, यहाँ से जो 16 सेल बने, सारे स्काई ब्लू है। ये सारे के सारे डिवाइड करेंगे, ऑल विल डिवाइड, क्योंकि सारे के सारे क्या है, मेरिस्टेमेटिक। तो कैसी ग्रोथ दिखा रहे हैं, आपकी ज्योमेट्रिक ग्रोथ। लेकिन आगे चल के कुछ सेल्स परमानेंट हो जाएंगे, ये कैसे दिखाएंगे, आपकी एरिथमेटिक ग्रोथ दिखाएंगे, राइट। क्योंकि आपको पता है प्लांट का हर सेल डिवाइड नहीं करता, सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करते हैं, तो इनके डिवाइड करने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। तो यहां पर देखो, यहां से यहां तक आपका स्लो ग्रोथ, यहां से यहां तक आपकी फास्ट ग्रोथ, एंड देन आपका स्टेशनरी फेज आ जाएगा। तो इस ग्राफ की शेप कैसी है, एस शेप है, तो इसे आप सिग्मोइड कर्व भी बोलते हो, राइट। एस शेप आपको कर्व देखने को मिला, तो आप इसे सिग्मोइड ग्राफ भी बोलते हो, सिग्मोइड या एस शेप कर्व आप इसे बोल सकते हो। तो सिग्मोइड या एस शेप कर्व आपको देखने को मिला, जबकि एरिथमेटिक ग्रोथ में आपको एक लीनियर लाइन देखने को मिल रही थी। यहां पर क्या हुआ, अ सिग्मोइड कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर कोई नेचुरल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा है तो उसमें एरिथमेटिक ग्रोथ हो गया, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो है, ये एस शेप कर्व जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व माना जाता है। तो एरिथमेटिक से ज्यादा बेहतर कर्व आपका कौन सा है, ज्योमेट्रिक कर्व है, ये आपका मोर रियलिस्टिक है, ये बात याद रखना। इसे आप इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ये आपका मोर रियलिस्टिक कर्व। ओके, तो यहां पे जो है, दिस कर्व इज टिपिकल फॉर ऑल सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन। हर टिश्यू ऑर्गन में जो ग्रोथ होती है वो सिग्मोइड ओरिएंटेशन की ही होती है। यहां पे जो आपका ग्रोथ है, इसे एक्सप्रेस कर सकते हो आप W1 इज इक्वल टू W नॉट ई की पावर है RT। ओके, सो W1 इज इक्वल टू W नॉट ई की पावर है RT। तो पावर में चली गई ना ये चीजें, मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो यहां पर ये एक्सपोनेंट में चली गई, पावर में चली गई, राइट। तो यहां पर देखो, W1 इज द फाइनल वेट, या फिर आप बोल सकते हो फाइनल हाइट या फाइनल नंबर। नंबर लिख रहे हो तो N1 कर दो, हाइट कर रहे हो H1 कर दो, वेट कर रहे हो W1 कर दो, दैट इज टोटली योर कॉल। ओके, लेंथ कर रहे हो L1 कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे वेट का स्टैंडर्ड मान के किया हुआ है, तो W1 क्या है आपका, W नॉट, यानी इनिशियल वेट पर डिपेंड करेगा ये सब कुछ, उसमें कितनी रिलेटिव ग्रोथ रेट हो रही है, ओके, टाइम आपका कितना लग रहा है, एंड ये है ई आपका बेस ऑफ नेचुरल लॉग, जिसके ऊपर आपकी पावर्स लगी हुई होंगी। ओके, तो पावर में चीजें बढ़ रही हैं, जैसे कि 2 की पावर 1 तो इनिशियली 2 सेल्स थे, फिर 2 की पावर 2 तो इनिशियली 4 सेल्स थे, 2 की पावर 3 तो आपके 8 सेल्स थे। तो 1 2 और 3 जो है ये आपके RT को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो आपका इनिशियल वेट है उसी पर आपका फाइनल वेट डिपेंड करेगा, उसी की पावर जो है इंक्रीज होगी। क्योंकि यहां पर अगर इनिशियल नंबर समझ लो मेरा 1 लाख है, तो फाइनल सेल कितने बनेंगे, 2 लाख बनेंगे। इनिशियल सेल अगर मेरा 1 करोड़ नंबर का है, तो फाइनल सेल आपके 2 करोड़ बनेंगे। इनिशियल सेल का नंबर अगर मेरा एक ही सेल है, तो फाइनल आपका 2 सेल बनेंगे। तो ये कितने सेल बन रहे हैं किस पे डिपेंड करते हैं, कितने सेल बन रहे हैं टोटली इस पे डिपेंड करते हैं कि इनिशियल नंबर क्या है। मैं चाहूं तो एक बार में एक ही सेल को बढ़ाऊं, मैं चाहूं तो एक बार में 1 लाख सेल बढ़ा सकता हूं, मैं चाहूं तो एक बार में 1 करोड़ सेल बढ़ा सकता हूं। ये टोटली इनिशियल नंबर पर डिपेंड करता है, इसीलिए हमने पावर W नॉट के ऊपर लगाई है। यानी ये जो आपका इंक्रीज हो रहा है, ये W नॉट के रेस्पेक्ट में हो रहा है। जितना बड़ा W नॉट, उतना ही बड़ा फाइनल नंबर आएगा, उतना ही बड़ा W1 भी आएगा। तो यहाँ पर 2 प्रकार के ग्रोथ रेट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक जो आपका रेट है, यह रिलेटिव ग्रोथ रेट, दूसरा है आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। तो यहां पर क्या देखना है आपको, एब्सोल्यूट और रिलेटिव में फर्क देखना है। एब्सोल्यूट का मतलब टोटल कितना बढ़ा, रिलेटिव मतलब इनिशियल के कंपैरिजन में कितना बढ़ा। यहां पर देखो भाई, यहां पर बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझना। यहां पर पहले एग्जांपल में आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया लीफ का, और बढ़ने के बाद है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लीफ का। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल एरिया हुआ, इनिशियल आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, बढ़ा कितना, सिर्फ 5 सेंटीमीटर। ये टोटल बढ़ा इतना, राइट। ये एब्सोल्यूट ग्रोथ है, टोटल इतना बढ़ा, तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट ग्रोथ। यहां पर क्या हुआ, इनिशियली पत्ता था आपके 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का, बाद में हो गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर का। यहां पे अगर आप देखें तो 55 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको देखने को मिला। यहां पर क्या, एरिया इंक्रीमेंट। तो यहां पर जो एब्सोल्यूट है, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ओके, तो यहां पर देखो आपका एब्सोल्यूट और यहां पर देखो आपका एब्सोल्यूट बराबर है।
जबकि ये पत्ती कितनी छोटी थी, ये पत्ती कितनी बड़ी थी, तब भी इन दोनों में जो आपका साइज का इंक्रीज है एकदम बराबर रहा, तो एब्सोल्यूट इन दोनों के अंदर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। लेकिन अगर आप रिलेटिव की बात करो तो रिलेटिव आप इनिशियल नंबर के कंपैरिजन में नोट करते हो, यानी मेरा पहले 5 था और बाद में आपका 10 हो गया, तो इंक्रीज कितना हुआ 5। तो यहां पर अगर मैं रिलेटिव की बात करूं तो आपका पहले 5 था, बाद में आपका 5 और बढ़ा, तो मेरा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ा 5 के कंपैरिजन में, इनिशियल नंबर के कंपैरिजन, यानी 100% ग्रोथ मिली मुझे, यानी पत्ता अपने साइज से दुगना हो गया। पहले सिर्फ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और बढ़ गए, पत्ते में 100% ग्रोथ आई, ये इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो पहले पत्ता आपका, यहां पर अगर आप नोट करोगे, पहले पत्ता आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का था और इसमें सिर्फ 5 ही सेंटीमीटर बढ़े, तो यहां पर आपको कितनी देखने को मिली, सिर्फ 10% ग्रोथ देखने को मिली। ओके, 50 का 10% कितना होता है 5, तो यहां पर 5 ही तो ग्रोथ मिली। तो एक तरफ 100% है रिलेटिव ग्रोथ रेट, एक तरफ 10% है आपकी रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो यहां पर देखो आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एकदम बराबर था, दोनों 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बढ़े, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट आपका छोटे वाले पत्ते का ज्यादा है 100%, यहां पर सिर्फ 10%। तो ऐसे आप नोट कर सकते हो इन दोनों चीजों में फर्क। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट आपको यहां पर बताया हुआ है। जो दोनों लीफ है यानी लीफ ए और बी, इनका एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ा, यानी कि इनका जो एब्सोल्यूट रेट है ये एकदम सेम, जो एब्सोल्यूट रेट है ये एकदम सेम, लेकिन आपका रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है ये यहां पर डिफरेंट, यहां पर डिफरेंट हो जाएगा। ओके, तो रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है ये आपका मेजर कैसे किया जाता है, रिलेटिव है तो इनिशियल के कंपैरिजन में करोगे, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल रिफर्ड टू एज एफिशिएंसी इंडेक्स, यानी प्लांट के अंदर कितनी एफिशिएंसी है नया मटेरियल बनाने की। तो यहां पर क्या बोला गया है, W1 जो है W0 पे डिपेंड करेगा, यानी जैसा मैंने आपको बताया था, अगर एक सेल है तो वो 2 सेल बना सकता है तो एक ही सेल बढ़ेगा, 1 लाख सेल 2 लाख सेल्स बना सकते हैं तो 1 लाख सेल्स बढ़ेंगे, 1 करोड़ सेल 2 करोड़ सेल्स बना सकते हैं तो 1 करोड़ सेल बढ़ेंगे, यानी जो आपका इनिशियल नंबर रहेगा उसी पे आपका फाइनल नंबर मैटर करेगा। ओके, एंड यहां पर आप क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस भी कर सकते हो, यहां पर आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो कि अगर आपके दो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट सेम है दो पत्तियों के केस में, तो उनका रिलेटिव ग्रोथ रेट डिफरेंट हो सकता है, या फिर अगर रिलेटिव ग्रोथ रेट सेम है तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट डिफरेंट हो सकता है। तो यहां पर देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का मतलब ग्रोथ आपने देख ली पर यूनिट टाइम, टोटल कितनी ग्रोथ हुई, हमें इनिशियल से कोई मतलब नहीं। रिलेटिव ग्रोथ रेट मतलब यहां पर आपको पर यूनिट टाइम तो आपको निकालना ही है, लेकिन यहां पर कॉमन बेसिस पर आप देखोगे इनिशियल पैरामीटर को कंसिडरेशन में लेकर। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में और समझ लेते हैं। लेट्स टेक 2 डिफरेंट एग्जांपल्स। यहां पर हम दो अलग अलग एग्जांपल लेंगे। समझ लीजिए ये एक पत्ती है जिसका साइज है इनिशियली 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका फाइनल साइज है जो हो जाएगा अराउंड 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर एक पत्ती है जिसका साइज है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर इसका साइज जब बढ़ा तो ओवरऑल साइज हो गया आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर क्या हुआ, अगर आप रिलेटिव ग्रोथ रेट देखें तो रिलेटिव ग्रोथ क्या हुआ, ओवरऑल साइज कितना बढ़ा 20 और 40 में 20 सेंटीमीटर साइज बढ़ा, इनिशियल पैरामीटर था 20, तो 100% ग्रोथ हुई, यानी डबल हो गया पत्ता, 20 से 40 हो गया, बिल्कुल सही। यहां पर 30 से 60 हो गया तो इंक्रीज हुआ 30, इनिशियल पैरामीटर था 30, तो आपका यहां पर क्या हुआ, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 100% ग्रोथ यहां पर भी हुई। तो इन दोनों में अब क्या है, रिलेटिव रेट एकदम कॉमन है, 100%, यानी दोनों लीफ आपकी साइज में डबल हो गई। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट रेट देखोगे तो 40 आपकी फाइनल साइज है, 20 आपकी इनिशियल, तो 40 माइनस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। यहां पर क्या हुआ, इनिशियली 30 बाद में 60, तो 60 माइनस 30 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एब्सोल्यूट है। तो यहां पर आपका रिलेटिव सेम है, देखो 100 रिलेटिव सेम है, लेकिन यहां पर 20 यहां पर 30, एब्सोल्यूट जो है आपका डिफरेंट है। अब दूसरा एग्जांपल लो एनसीईआरटी वाला। यहां पर एक पत्ता है जिसका साइज है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बढ़ने के बाद ये हो जाता है आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और यहां पर एक पत्ता है आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और बढ़ने के बाद हो जाता है आपका 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई, 10 माइनस 5 इजिकल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 55 माइनस 5 इजिकल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज एब्सोल्युटली सेम। लेकिन अगर रिलेटिव की अगर आप बात करोगे तो यहां पर
बढ़ा कितना 5 इनिशियल पैरामीटर 5, तो ओवरऑल क्या हो गया 100% आपकी ग्रोथ देखने को मिली। यहां पर बढ़ा कितना 5 इनिशियल 50, तो यहां पर क्या हुआ 10% आपकी ग्रोथ रेट देखने को मिली। यानी कि जब आपका रिलेटिव ग्रोथ रेट सेम हो तो जरूरी नहीं एब्सोल्यूट सेम हो जाए, और आपका एब्सोल्यूट अगर सेम हो तो जरूरी नहीं रिलेटिव सेम हो जाए। दोनों प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको जज करना पड़ता है कि आपसे पूछा क्या गया है, तब जाके आप ठीक से इसे कैलकुलेट कर पाओगे, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशंस और द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ग्रोथ, यानी एक प्लांट में ग्रोथ के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे वो प्लांट के अंदर की चीजें हो या फिर वो प्लांट के बाहर की चीजें हो, उन दोनों को ही हम यहाँ पर कंसिडरेशन में ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट की ग्रोथ जो है उसके जेनेटिक मटीरियल पर भी डिपेंड करती है, यानी जेनेटिक फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। एज वेल एज काफी सारे इंपॉर्टेंट जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो भी प्लांट की ग्रोथ में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो ये जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं या ये जो पीजीआर की प्रेजेंस है, ये प्लांट के इंट्रिंसिक कैरेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को बाहर से अफेक्ट करेंगे, जैसे कि द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप देखें तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आप फूड को रेस्पायर नहीं कर सकते। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, यानी कि रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, कि अगर आपको ग्लूकोज को यूटिलाइज करना है तो आपको उस ग्लूकोज को तोड़ना होगा इनटू CO2 मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यानी आपको फूड को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपको एनर्जी मिलेगी जो कि उस फूड के अंदर स्टोर्ड है। यानी कि यहां पर जो मेटाबॉलिक एनर्जी है जो ग्रोथ के लिए आपको चाहिए रहेगी, वो कहां से आएगी, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ऑक्सीजन आपको एटमॉस्फेयर से मिलेगा, यानी ये एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो जाता है, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर हो जाता है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और तभी प्लांट की ग्रोथ ठीक तरीके से हो पाएगी। सिमिलरली जो अगला फैक्टर है ये है आपका वाटर। अगर आप यहां पर देखें तो वाटर जो है सेल्स को टर्जिड बनाता है, यानी कि प्लांट की जो एक पर्टिकुलर शेप है, उसके सेल्स की जो शेप है उसका ख्याल कौन रखता है, वाटर। आपके सेल के अंदर जो मोस्ट ऑफ द साइटोसोलर कंटेंट है वो क्या है, वाटर। तो अल्टीमेटली जिस इलाके में रिएक्शंस होते हैं, सेल के जिस कंपार्टमेंट में रिएक्शंस होते हैं, वहां पर ज्यादातर पानी ही प्रेजेंट है। तो वाटर गिव्स यू द मीडियम फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन टू अकर। तो यहां पर सेल एनलार्जमेंट, सेल को अगर आपको बड़ा करना है तो सेल को टर्जिड करना पड़ेगा, और टर्जिडिटी कब होगी सेल में, जब आपके सेल पानी सोखेंगे। ओके, तो ग्रोथ में तो आपका हेल्प कर ही रहा है वाटर। इसके साथ साथ जितने भी आपके एंजाइमेटिक या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, यानी कि आपका जो मेटाबॉलिज्म होगा, उसके लिए जो मेन कंपोनेंट है, जो मीडियम है जिसमें सारे रिएक्शंस होते हैं, दैट इज वाटर। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखें तो न्यूट्रिएंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर तो हमने एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है जिसका नाम था मिनरल न्यूट्रिशन। तो यहां पर मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों के दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट थे, ये आपके प्रोटोप्लाज्म को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, एज वेल एज ये एनर्जी के सोर्सेज भी होते हैं। जैसे कि एटीपी के अंदर आपने देखा था मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में, एटीपी के अंदर क्या था, फॉस्फेट था। क्लोरोफिल के अंदर क्या था, मैग्नीशियम था। तो ये सारी जो चीजें हैं, चाहे आपका फॉस्फेट हो चाहे आपका मैग्नीशियम हो, ये एनर्जी प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं। और मेन प्रोटोप्लाज्म किसका बनेगा, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, इन सब चीजों से आपका प्रोटोप्लाज्म बनेगा। सो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यानी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट दोनों के दोनों असेंशियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं रहेगा तो एंजाइम्स कभी भी एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। सो ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर होता है तभी आपकी ग्रोथ मैक्सिमम होगी, क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर बहुत कम है तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो एंजाइम्स आपके डीनेचर हो जाएंगे। यानी टेम्परेचर का सीधा सीधा जो लेना देना है वो किससे है, मेटाबॉलिक रिएक्शन से है, एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी से। इसके अलावा अगर आप लाइट और ग्रेविटी की बात करेंगे तो ये आपके कुछ फेजेस और स्टेजेस ऑफ ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं। जैसे आपकी लाइट है, तो लाइट अगर आपका शॉर्ट डे प्लांट है तो उसमें कम ड्यूरेशन होनी चाहिए लाइट की, तभी प्लांट फ्लावर करेगा, यानी फ्लावरिंग शो करेगा। अगर लॉन्ग डे प्लांट है तो ज्यादा आपकी लाइट की ड्यूरेशन चाहिए, तभी आपका प्लांट जो है फ्लावरिंग शो करेगा। ग्रेविटी कैसे पता लगता है कि रूट प्लांट के अंदर जाएगी और स्टेम जो है सॉइल के बाहर आएगी, ये सारी चीजें जो है आपको ग्रेविटी से डिटरमाइन करनी होती है। तो इसी बेसिस पर, लाइट और ग्रेविटी के बेसिस पर ही आप प्लांट के अलग अलग नाम रख सकते हैं। समझ लीजिए आपका सॉइल लेवल है, दिस इज योर सॉइल लेवल एंड दिस इज योर सॉइल लेवल एज वेल।
यहां पर भी एक प्लांट उग रहा है जिसके ऊपर क्या है, इसका स्टेम वाला पार्ट है, ओके, और यहां पर इसकी रूट है। सिमिलरली यहां पर भी एक प्लांट है, ऊपर इसका स्टेम वाला पार्ट है और नीचे क्या है, इसकी रूट। तो ये जो रूट है ये धरती की तरफ जा रही है, ओके, धरती की तरफ जा रही है मतलब जियो की तरफ जा रही है। सो अल्टीमेटली इट इज जियोट्रॉफिक, धरती के अंदर जा रही है तो इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, क्योंकि ये जमीन के अंदर घुस रही है, धरती की तरफ जा रही है, टुवर्ड्स द ग्राउंड जा रही है। जबकि जो आपकी स्टेम है ये क्या कहलाती है, स्टेम आपकी ऊपर की तरफ ग्रो करती है अगेंस्ट द सॉइल या अगेंस्ट ग्रेविटी, तो आप इसे क्या कहते हो, नेगेटिवली जियोट्रॉफिक, नेगेटिवली जियोट्रॉफिक आपसे बोलते हैं। सिमिलरली यहां पर समझ लीजिए आपका सन प्रेजेंट है जो कि आपका लाइट का इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो अगर आपकी स्टेम जो है वो सन की तरफ उग रही है तो आप इसे क्या बोलते हो, पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक, राइट। ट्रॉफिक मूवमेंट तो ये शो कर रहा है किसकी तरफ, फोटो की तरफ, यानी लाइट की तरफ। तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक मतलब प्लांट जो आपका सूरज की तरफ उग रहा है। और दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज रूट, इट इज गोइंग टू बी नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक, ओके। तो जो आपका स्टेम पार्ट है ये नेगेटिवली जियोट्रॉफिक है और पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, और जो रूट पार्ट है ये पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है और नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करनी होती है। इसके अलावा हम जो दो इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, जो इंट्रिंसिक है दैट आर जेनेटिक फैक्टर्स एंड पीजीआर। तो पीजीआर के ऊपर तो आपका एक अलग से सेक्शन गिवन है जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Now the most important thing which creates great confusion among students is the difference between differentiation, de-differentiation and redifferentiation। तो यहां पर इनकी बेसिक डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। डिफरेंशिएशन मैंने आपको क्या बताया था, सेल्स डिफरेंट हो जाते हैं, यानी कि एक जो सेल था वो मेरिस्टेमेटिक था, वो डिवाइड कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो परमानेंट हो जाएगा, किसी एक ऑर्गन की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो जब सेल्स नए नए डिफरेंशिएट हो और किसी ऑर्गन की तरह बिहेव करने लग जाए परमानेंट होकर के, इसे आपने क्या बोला, डिफरेंशिएशन। देन सेकंड टर्म आती है डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन का मतलब डिलीट कर दिया है आपने डिफरेंशिएशन को, यानी पहले जो डिफरेंशिएटेड सेल्स थे जो कि कन्वर्ट हो गए थे किसी परमानेंट सेल में, वो दोबारा से डी डिफरेंशिएट होकर क्या बन गए हैं, मेरिस्टेमेटिक बन गए। तो कुछ आपके परमानेंट सेल दोबारा से मेरिस्टेमेटिक बन सकते हैं, इसे आप क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। और जो डी डिफरेंशिएटेड सेल हैं जो दोबारा से मेरिस्टेमेटिक हो गए हैं, ये दोबारा से परमानेंट हो सकते हैं, इसे आप क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन। री का मतलब होता है अगेन, तो दोबारा से आपका किस में कन्वर्ट हो जाना, एक परमानेंट सेल में या परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाना। अब इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेते हैं एक स्लाइड के ऊपर कि हमने यहां पर क्या बोला। यहां पर कुछ सेल्स थे जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे थे, इन सेल्स को आपने क्या बोला, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोला। इन सेल्स को आपने क्या बोला, मेरिस्टेमेटिक सेल बोला। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, लेकिन डिवाइड करने के बाद ये काफी बार क्या हो जाते हैं, परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो समझ लो ये जो सेल्स थे ये परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हुए, इन्होंने अपना प्रोटोप्लाज्म थोड़ा थोड़ा लूज कर दिया। नाउ इस प्रकार से जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके परमानेंट सेल्स, इस हिसाब के दिखाई दे रहे हैं, आपके परमानेंट सेल्स हैं। तो मेरिस्टेमेटिक से ये परमानेंट बने, ओके, परमानेंट सेल्स बने, तो ये क्या हो गए, डिफरेंशिएट हो गए, जाहिर सी बात है। तो पहली बार जो हुआ दैट इज डिफरेंशिएशन, दैट इज डिफरेंशिएशन। अब ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं यानी कि जो परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो गए, अब ये दोबारा से अंडर सर्टेन कंडीशन, सारे सेल्स ऐसा नहीं कर सकते, कुछ स्पेसिफिक सेल्स अंडर सर्टेन कंडीशन क्या हो जाते हैं, डी डिफरेंशिएट हो जाते हैं। डी डिफरेंशिएट मतलब इनमें जो डिफरेंशिएशन हुई थी ये वापस से मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, तो ये दोबारा से मेरिस्टेमेटिक हो गए, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा हो गया है डी डिफरेंशिएशन, ओके। तो ये दोबारा से मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट हो गए। तो यहां पे जो प्रोसेस आया इसका नाम क्या है, डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, डी का मतलब क्या है यहाँ पे, डिलीट। तो जो पहले डिफरेंशिएशन हुई थी वो अब डिलीट हो चुकी है। तो आपने जीरो के बाद वन किया, वन के बाद दोबारा से जीरो कर दिया, राइट। यानी पहले आपने कोई एक चीज गेन करी, फिर आपने वही चीज लूज कर दी। तो डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन अपोजिट है। अब क्या है, अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो थे ये दोबारा से आपके क्या हो सकते हैं, परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दोबारा से इन्होंने क्या किया, दोबारा से इन्होंने डिफरेंशिएशन की। तो ये पहली डिफरेंशिएशन नहीं है, ये दूसरी डिफरेंशिएशन कहलाएगी अब,
राइट, क्योंकि पहले 0 से 1 हुआ, 1 से 0, फिर दोबारा 0 से 1 हो रहा है, तो ये क्या है आपकी रीडिफरेंशिएशन कहलाएगी, बिकॉज इट इज टेकिंग पार्ट अगेन, सो इट इज कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन, राइट, इट इज कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन, दिस री मीन्स अगेन। सो अल्टीमेटली ये जो आपकी पहली डिफरेंशिएशन हुई थी ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन थी, एंड यहां पर जो रीडिफरेंशिएशन हुई है ये सेकेंड डिफरेंशिएशन, इसी प्रकार से इनके नाम जो है रखे गए। समझ लो आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे जिन्होंने आपके, ओके, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे कुछ जिन्होंने आपके डिवाइड करके क्या बनाए, आपके पैरेनकाइमा के सेल्स बनाए विच आर परमानेंट इन नेचर। तो ये कुछ पैरेनकाइमा सेल्स बनाए जिनको आप क्या बोलते हो, मेड्यूलरी रेस के सेल्स बोलते हो। तो आपने मेड्यूलरी रेस के सेल बनाए। मेड्यूलरी रेस के जो सेल थे ये आपके फिर से डिवाइड करके क्या बनाते हैं, ये आपके अल्टीमेटली जो मेडुलरी रेस के सेल्स हैं ये मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, एंड ये बना लेते हैं आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि हमने देखा था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना लेते हैं। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाने के बाद ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं और दोबारा से परमानेंट टिश्यूज बना लेते हैं, दोबारा से ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना लेते हैं। तो यहां पर इनिशियली मेरिस्टेमेटिक थे नेचर में, उसके बाद ये पैरेनकाइमा सेल्स बने यानी परमानेंट सेल्स बने, फिर दोबारा से ये जो मेडुलरी सेल्स थी ये आपके क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए, दोबारा से डिवीजन करने लगे यानी दे गॉट डी डिफरेंशिएटेड, एंड दोबारा से परमानेंट सेल्स बना लेते हैं। तो इन्हें आपने क्या बोल दिया है, इन्हें आपने बोल दिया है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। इसका एक और डायग्राम मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं जिससे कि आपको कोई टेंशन ना हो एंड अल्टीमेटली हम सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए। जब आप एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे उस टाइम पर मैंने आपको बताया था, अगर ये आपका एक क्रॉस सेक्शन है आपके प्लांट के पार्ट का, ओके, लेट से कोई स्टेम है और इसके ऊपर आपके वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम एंड सो ऑन, चार बना लेता हूं मैं यहाँ पर, ये आपके वस्कुलर बंडल्स है। तो ये वस्कुलर बंडल है, इसमें जाइलम रहती है आपकी सेंटर की तरफ और फ्लोएम रहती है पेरीफेरी की तरफ, जाइलम सेंटर की तरफ, फ्लोएम पेरीफेरी की तरफ, जाइलम सेंटर की तरफ, फ्लोएम पेरीफेरी की तरफ एंड जाइलम सेंटर की तरफ, फ्लोएम पेरीफेरी की तरफ। इनके बीच में ये जो कैम्बियल रिंग है जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर मतलब एक ही वस्कुलर बंडल के अंदर, तो ये जो आपके चार वस्कुलर बंडल है इनके बीच में एक छोटा सा पैच मिलेगा जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जिसे आप इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हो। अब इनिशियली आपके कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल रहे होंगे, उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने क्या कर दिया, उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स ने आपकी मेडुलरी रेस के सेल्स बना दिए, मेडुलरी रेस के सेल्स बना दिए। सो मेडुलरी रेस के जो पैरेनकाइमेटस सेल्स रहते हैं वो यहां पर प्रेजेंट रहते हैं इस इलाके में। तो यहां पर जो पैरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट है कैसे, परमानेंट है, यानी पहली बार आपने क्या किया, पहली बार आपने ये जो आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे इन्हें परमानेंट में कन्वर्ट कर दिया, यानी आपने डिफरेंशिएशन कर दी। अब ये जो मेडुलरी रेस के सेल्स हैं ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को ये क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं और ये बना लेते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के जो सेल्स हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के जो सेल्स हैं ये डिवाइड कर सकते हैं यानी दोबारा से मेरिस्टेमेटिक होते हैं। तो आपने अब परमानेंट सेल्स को मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट कर दिया यानी आपने डी डिफरेंशिएशन कर दी। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो आपके सेल्स थे विच आई हैव ड्रॉन, ये जो आपके सेल्स थे जो मैं अभी मिटा रहा हूं, ये अब क्या हो जाएंगे, ये आपके अब मेरिस्टेमेटिक लेयर में डिवाइड हो जाएंगे यानी कि कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पर ये जो येलो कलर की आपको पैच देखने को मिल रही है, जो येलो कलर की आपको एक शील्ड देखने को मिल रही है सेल्स की, ये कौन से सेल्स हैं, ये आपके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के सेल्स हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के सेल्स हैं। अब क्योंकि ये भी कैम्बियम है तो ये डिविजिबल है, ये आपके कैसे हो गए, मेरिस्टेमेटिक सेल हो गए। अब जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये यहां पर सेल्स को ऐड करेगी, सेकेंडरी जाइलम बना लेगी, और यहां पर सेल्स को ऐड करेगी, सेकेंडरी फ्लोएम बना लेगी, राइट। सिमिलरली यहां पर भी इसी प्रकार से आपके डिवीजन यहां पर होने लगेगी, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, यहां पर भी सेल्स को ये ऐड करती रहेगी फर्दर, जिससे कि ओवरऑल मोटाई बढ़ जाए इस पूरे के पूरे प्लांट पार्ट की। तो यहां पर क्या किया इन्होंने, वस्कुलर बंडल के अंदर की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना लिए, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम आपके डिवाइड नहीं कर सकते फर्दर, तो ये आपके कैसे है, परमानेंट है, ये आपके परमानेंट है, ओके। यानी यहां पर ये दोबारा से कैसे हो गए, परमानेंट हो गए, तो इसको हमने क्या बोल दिया, रीडिफरेंशिएशन, दोबारा से रीडिफरेंशिएट हो गए।
तो बात समझ में आई। सबसे पहला पॉइंट था आपका डिफरेंशिएशन का, यानी मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट। दूसरा डी डिफरेंशिएशन यानी परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक, और तीसरा री डिफरेंशिएशन यानी ये दोबारा से मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये एनसीईआरटी का सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो कि आपको 6th चैप्टर में देखने को मिल भी जाएगा 11th क्लास की। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। सो आई होप दैट यू गॉट दिस एग्जांपल वेरी वेल। एकदम बेसिक से उठाया है तो समझ में आ भी जाना चाहिए। ओके, सो अब देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है इस चैप्टर के अंदर। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसमें मेरिस्टम के जो सेल्स हैं, चाहे वो आपके रूट एपिकल मेरिस्टम हो, चाहे शूट एपिकल मेरिस्टम हो, या फिर आपकी लेटरल मेरिस्टम हो जैसे कैम्बियम, ये डिफरेंशिएट होकर क्या बनाए? ये डिफरेंशिएट होकर कुछ मैच्योर्ड सेल्स बनाए जिनका कोई स्पेसिफिक काम, इसीलिए इसको डिफरेंशिएशन बोला गया ना। यहां पर जो आपकी फाइनल सेल्स बने उन्होंने कोई डिफरेंट काम अपना ले लिया, कोई स्पेसिफिक काम उन्होंने अपना ले लिया। अब यहां पर जो सेल वॉल्स है और प्रोटोप्लाज्म है, दे अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस। हमने यहां पर देखा था कि मैच्योरेशन के दौरान जब हमने 3 रीजन्स पढ़े थे, द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, ओके, द रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। वहां पर हमने देखा था कि मैच्योरेशन वाले रीजन में या मैच्योरेशन वाले जोन में आपके कुछ प्रोटोप्लाज्म में चेंजेस होते हैं। सेल वॉल जो है ये आपकी सेकेंडरी हो जाती है, मोटी थिक सेल वॉल हो जाती है, एंड जो प्रोटोप्लाज्म है मेरे दोस्त ये भी आपका चेंज हो जाता है। यानी अगर मुझे ट्रैकीड बनाना है, ओके, जैसे यहां पर दिखाया हुआ है, अगर मुझे ट्रैकीड बनाना है तो ट्रैकीड में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता तो मुझे लॉस करना पड़ेगा प्रोटोप्लाज्म का। लेकिन वहीं पर अगर मुझे पैरेनकाइमेटस सेल बनाना है तो मुझे प्रोटोप्लाज्म में कोई लॉस नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहां पर कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन इज लॉस्ट, तो ये क्या हो जाते हैं? परमानेंट सेल हो जाते हैं। तो पहली बार जब आपके मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बने तो इसे क्या बोला गया? डिफरेंशिएशन बोला। अगर मैं ट्रैकीड बना रहा हूं तो प्रोटोप्लाज्म तो मैं लॉस करूंगा ही, इसके साथ साथ मैं स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक यानी यहां पर लिग्निन की भी डिपोजिशन हो जाएगी, ऐसी सेकेंडरी वॉल लगा लूंगा अपने सेल के ऊपर, जिससे कि मैं वाटर को कैरी कर पाऊं टू द लॉन्ग डिस्टेंसेस इन एक्सट्रीम टेंशन। क्योंकि ट्रैकीड का काम क्या रहता है? ट्रैकीड और वेसल का काम रहता है पानी को एकदम रूट के लेवल से स्टेम के लेवल तक पहुंचाना, एकदम टिप ऑफ लीफ तक पहुंचाना। यानी कि इसको हंड्रेड्स ऑफ मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो इसको पतले पाइप की तरह बिहेव करना है, इसको एक डेड पाइप की तरह बिहेव करना है। तो ये डेड कब होगा? जब इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म का लॉस हो जाएगा। तो ये पहली बात, तो प्रोटोप्लाज्म लॉस कर देगा। दूसरा, इसे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इलास्टिक होना पड़ेगा, जिससे पाइप टूटे ना और पूरे के पूरे प्लांट में एकदम अच्छे से प्रेजेंट रहे। तो यहां पर लिग्नोसेलुलोजिक वॉल प्रेजेंट हो जाती है, सेकेंडरी वॉल, जो कि इसे टूटने नहीं देती, एंड अल्टीमेटली आपका अच्छे से काम कर सकते हैं ट्रैकीड। यहां पर देखो ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल अलग अलग प्रकार के सेल्स बना सकता है डिफरेंशिएशन के बाद। ये रूट सेल बना लेगा, ये लीफ सेल बना लेगा, या फिर ये सीव ट्यूब सेल बना लेगा आपके फ्लोएम की, या कुछ भी बना सकता है। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल है डिवाइड कर सकता है, लेकिन इसने डिफरेंशिएट होकर ये जो सेल्स बनाए हैं, लीफ सेल, रूट सेल, ये जो है आपके यूजुअली डिवाइड नहीं करते। ओके, तो यहां पर आपको परमानेंट नेचर इनका देखने को मिल सकता है। आगे जो सेकंड डेफिनेशन है दैट इज डी डिफरेंशिएशन। डी का मतलब क्या था? डिलीट हो जाना। यानी जो डिफरेंशिएशन हुई थी मेरिस्टेमेटिक से, जो परमानेंट टिश्यू बना था, अब वो परमानेंट से दोबारा मेरिस्टेमेटिक बनने की तरफ चला जाएगा, यानी रिगेन कर लेगा अपनी कैपेसिटी टू डिवाइड। सो अंडर सर्टेन कंडीशन, हमेशा ऐसा नहीं होता, अंडर सर्टेन कंडीशन जो लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स है ये काफी बार रिगेन कर लेते हैं अपनी कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, जिसे डी डिफरेंशिएशन कहा जाता है। यानी जो डिफरेंशिएशन हुई थी उसे डिलीट कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका मेरिस्टम फॉर्म होता है ना इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में या फिर कॉर्क कैम्बियम में, ये आपके डिफरेंशिएटेड पैरेनकाइमा सेल से होता है। यहां पर कुछ आपके डिफरेंशिएटेड पैरेनकाइमा सेल्स हैं जिनको आप क्या बोलते हो? द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज। और ये जो मेडुलरी रेज के सेल हैं ये आपके डिफरेंशिएट हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं डी डिफरेंशिएट हो जाते हैं करेक्ट टर्म में, और ये आपका क्या बना लेते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना लेते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना लेते हैं। और जब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन जाएगी तो ये दोनों तरफ जो है सेल्स ऐड करने लग जाएंगे और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना लेगा। तो वही बात यहां पर बताई हुई है कि डिफरेंशिएटेड सेल जो थे उन्होंने डी डिफरेंशिएटेड सेल बनाए, और अब जो डी डिफरेंशिएटेड सेल हैं ये दोबारा से परमानेंट हो सकते हैं, दोबारा से अपने डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर सकते हैं, दोबारा से मैच्योर हो सकते हैं। तो इसे आप क्या बोलोगे? रीडिफरेंशिएशन, यानी दोबारा से डिफरेंशिएशन हो चुकी है, अब ये कंप्लीटली परमानेंट हो चुके हैं। तो जैसा कि हमें पता है प्लांट की ग्रोथ ओपन होती है, कि हमेशा इसमें सेल आने की पॉसिबिलिटी है,
हमेशा इसमें सेल ऐड होने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि हमेशा ग्रो करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, हमेशा अपनी लेंथ को बढ़ाने की एक संभावना जताए रखते हैं। तो प्लांट में ओपन ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। इट कैन बी इनडिटर्मिनेट, जैसे कि कोई सेल है उसमें आपको प्रोटोप्लाज्मिक इंक्रीज नोट करना है तो आप उसे नहीं नाप पाओगे, लेकिन काफी चीजें हैं जो डिटरमाइन आप कर भी सकते हो, जैसे कि एक पत्ते का सरफेस एरिया कितना बड़ा, एक फ्रूट की वॉल्यूम कितनी बड़ी, पॉलन ट्यूब की लेंथ कितनी बड़ी, एक स्टेम की लेंथ कितनी बड़ी, ये सारी चीजें आप डिटरमाइन भी कर पा रहे थे। जैसे कि प्लांट में ग्रोथ ओपन थी ना, इसी हिसाब से प्लांट में डिफरेंशिएशन भी ओपन है, यानी प्लांट में डिफरेंशिएशन भी होती रहती है। हमेशा जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं वो नए नए प्रकार के सेल्स बनाने की कोशिश करते रहते हैं। हमेशा जो डिवाइडेड सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो नए बने हैं, वो हमेशा कोई परमानेंट टिश्यू बनाने की या कोई ऑर्गन बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो जो सेल्स या टिश्यूज आ रहे हैं आपके मेरिस्टम से, ये आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं एट मैच्योरिटी। यानी समझ लीजिए कोई आपका रूट एपिकल मेरिस्टम का सेल है, वो जो सेल है आपका अलग अलग रूट के पोर्शंस तैयार कर सकता है। ओके, तो फाइनल स्ट्रक्चर जो है एट द मैच्योरिटी ऑफ सेल एंड टिश्यू इज आल्सो डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ सेल, यानी जो एक सेल का स्ट्रक्चर है कि वो कैसा दिखाई देगा, ये उस सेल की लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर समझ लो कोई ऐसा सेल है जो कि बाहर की साइड प्रेजेंट है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ वैसा ही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन। कोई एपिथेलियल सेल है तो वो एक लेयर बना लेगा बाहर की साइड, तो पतली सी लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। अगर आपका कोई ट्रैकिड है जिसको पानी सप्लाई करना है, तो वो अंदर की साइड प्रेजेंट रहेगा एंड वो लंबे से पाइप के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो हमेशा इनकी लोकेशन पर डिपेंड करता है और फंक्शन पर डिपेंड करता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा। जैसे कि द सेल्स पोजिशन्ड अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टम डिफरेंशिएट एज रूट कैप सेल, यानी रूट के ऊपर जो रूट कैप लगी रहती है, ये आपकी कैप का काम क्यों करती है, बिकॉज ये प्रोटेक्शन कर रही है और ये सबसे आउटर है, ये आउटर है इसीलिए कैप की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, जिससे कि ये बढ़िया प्रोटेक्शन भी कर पाए। ओके, while those pushed to periphery matured as epidermis, जबकि बाकी सारे सेल जो बाहर एक कोटिंग का काम करते हैं, इन्हें एपिडर्मल लेयर की फॉर्म में देखा जा सकता है। तो यहां पर देखो आपका एक सेल था विच वॉज मेरिस्टेमेटिक, इसके पास सिग्नल आए इंटरनल या एक्सटर्नल सिग्नल्स, तो इसने एक ऑर्गन बना लिया डिफरेंशिएट होकर, यानी ये परमानेंट हो गया, यानी ये परमानेंट हो गया। फिर हो सकता है कुछ कारणों की वजह से ये डी डिफरेंशिएट हो जाए। डी डिफरेंशिएट मतलब ये दोबारा से क्या हो गया, मेरिस्टेमेटिक हो गया, यानी दोबारा से डिवीजन शो कर सकता है। फिर ये अलग अलग सेल्स बना लेगा एंड रीडिफरेंशिएट हो जाएगा, राइट, यानी दोबारा से परमानेंट हो चुका है। ये आपको देखने को मिल सकता है, इसे आप ट्रांस डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। ओके, सो देयर कुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी सीन इन प्लांट। या तो जो आपका डी डिफरेंशिएटेड सेल है ये दोबारा से परमानेंट हो सकता है, या इसकी डेथ भी हो सकती है वाया अपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं आप इसे, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। या फिर ये सेल साइकिल में पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि मेरिस्टेमेटिक है तो और नए नए सेल्स बना सकता है, डायरेक्टली परमानेंट होने की बजाय काफी सारे सेल्स बनाएगा उसके बाद परमानेंट होगा। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल सकती है। सो इट वाज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब सबसे पहली बार मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनना, डी डिफरेंशिएटेड मतलब परमानेंट का मेरिस्टेमेटिक बनना, और रीडिफरेंशिएशन मतलब अगेन डिफरेंशिएशन हो जाना, यानी मेरिस्टेमेटिक का फाइनली परमानेंट दोबारा से बन जाना। यहां पर अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जहां पर आपको एक डायग्राम देखने को मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, और इसको समझना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी भी हो जाता है। प्लांट डेवलपमेंट, प्लांट कैसे डेवलप होता है। नाउ अब इस डायग्राम को गौर से देखना और जो लिखा हुआ है उस पोर्शन को। सो डेवलपमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये जानें। ग्रोथ के बारे में तो हम जान चुके हैं, एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक ग्रोथ को भी पढ़ चुके हैं। प्लांट डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको सारे के सारे चेंजेस को पढ़ना होता है इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू सेनेसेंस, यानी जब सीड जर्मिनेट हुआ है तब से लेकर के, यानी जब प्लांट की लाइफ साइकिल स्टार्ट हुई है तब से लेकर के वो बूढ़ा हो गया है तब तक उस प्लांट के अंदर जो भी चेंजेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जो उसे अडल्ट्री की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि उसे वापस सेनेसेंस की तरफ ले जा रहे हैं, सारे के सारे प्रोसेसेस आपके क्या हो जाएंगे, आपके डेवलपमेंट में इंक्लूडेड होंगे। तो यहां पर क्या है, आपकी सीड जर्मिनेशन से लेकर के, आपके सीड जर्मिनेशन से लेके सेनेसेंस तक,
ये सारी की सारी चीजें आपकी प्लांट डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। और प्लांट डेवलपमेंट दो चीजों की वजह से होता है, पहला ग्रोथ जो कि हम देख चुके हैं जिसमें सेल का नंबर बढ़ता है, और दूसरा डिफरेंशिएशन जिसमें पर्टिकुलर ऑर्गन्स बना लेता है स्पेसिफिक प्लांट, या फिर पर्टिकुलर टिश्यूज बना लेता है एक स्पेसिफिक प्लांट। ओके, तो यहां पर क्या क्या प्रोसेसेस होंगे इन्हें थोड़ा गौर से देखो। सबसे पहले आपका एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ये क्या करेगा, जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ये प्लाज्मेटिक ग्रोथ करेगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करने से पहले अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करता है। क्योंकि सेल डिवीजन क्यों होती है, सेल डिवीजन इसलिए होती है कि आपका सेल जब बड़ा हो जाता है तो न्यूक्लियस जो है इतने बड़े सेल पे कमांड नहीं स्थापित कर पाता, वो इतने बड़े सेल को होल्ड नहीं कर पाता, इतने बड़े सेल को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता ठीक से। तो क्या होता है, एक जो सेल है जिसका साइज अब बहुत बड़ा हो गया है, ये छोटे छोटे साइज के दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई, यानी यहां पर प्रोटोप्लाज्म जो है इंक्रीज हुआ। प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ तो आपके सेल की इलोंगेशन हुई, यानी सेल आपका बड़ा हो गया। प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई तो सेल बड़ा ही होगा ना। उसके बाद क्या हुई आपकी, यहां पर देखो आपकी सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन से एक तो बन गया है आपका मेरिस्टेमेटिक सेल, क्योंकि आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स को वापस भी लाना है, ओके, जिससे कि वो और ज्यादा डिवाइड कर सके। एंड जो आपके और सेल्स बने हैं वाया डिवीजन, वो आपके डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसी ऑर्गन को बनाने के लिए, एंड अल्टीमेटली मैच्योर हो जाते हैं, यानी एक स्पेसिफिक ऑर्गन एक स्पेसिफिक टिश्यू बना लेते हैं, और मैच्योरेशन के बाद एक मैच्योर सेल बना लेते हैं। वो मैच्योर सेल आगे चल के क्या हो जाता है, आपका सेनेसेंट हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो यहां पर एरोस थोड़े ठीक से नहीं लगा रखे हैं, और इसीलिए इस डायग्राम को समझने में, इस फ्लो चार्ट को समझने में स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो डायग्राम है, अपना जो फ्लो चार्ट है वो खुद बनाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर इनिशियली एक मेरिस्टेमेटिक सेल था, यहां पर इनिशियली एक मेरिस्टेमेटिक सेल था। अब मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड कब करेगा, जब आपके सेल की ग्रोथ होगी। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई, यानी प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ हुई, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई। अगर प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई, प्रोटोप्लाज्म बढ़ा, तो सेल भी इलोंगेट होगा, बिल्कुल सही बात है। तो सेल यहां पर इलोंगेट हो गया, तो इलोंगेशन ऑफ सेल इज ऑल्सो सी। इलोंगेशन ऑफ सेल के बाद जो सेल है ये कर गया डिवाइड, और अगर सेल डिवाइड कर गया तो एक सेल तो आपका, क्योंकि डिवीजन के बाद दो सेल बने, एक सेल आपका मेरिस्टेमेटिक हो गया, जबकि दूसरा जो है ये आपका क्या बन जाएगा, परमानेंट बनने की कोशिश करेगा, किसी ऑर्गन को बनाने की कोशिश करेगा। सो आफ्टर डिवीजन जो दूसरा सेल बना है ये अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, अलग किस्म का सेल बनाने की कोशिश करेगा। डिफरेंशिएट करने के बाद ये मैच्योरेशन फेज में चला जाएगा, ये मैच्योर होने की कोशिश करेगा। मैच्योरेशन फेज में जाने के बाद अल्टीमेटली मैच्योर हो जाएगा, तो यहां पर आपको मैच्योर सेल देखने को मिलेगा। मैच्योर सेल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, यानी सेनेसेंट हो जाएगा, और सेनेसेंट होने के बाद अल्टीमेटली इस मैच्योर सेल की डेथ हो जाएगी, जितना भी इसका लाइफ स्पैन है उसके बाद। ये आपका टोटल फ्लो चार्ट है, जो कि एनसीईआरटी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में दे रखा है। तो एक बार हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी वाले फ्लो चार्ट पे वापस चलेंगे। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड कब करेगा, पहले ग्रोथ होगी, इलोंगेशन होगी सेल की, तब जाके डिवाइड करेगा। यहां तक की बात क्लियर है। अब एक सेल जो आपका बना डिवीजन से वो मेरिस्टेमेटिक हो गया, दूसरे ने डिफरेंशिएट होकर एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना लिया, तो पहले डिफरेंशिएशन, मैच्योर हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली सेनेसेंट हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। राइट, अब देखो यहां पर क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक सेल था, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई, एक्सपेंशन हुई यानी इलोंगेशन हुई, सेल डिवीजन हुआ, तो एक सेल तो यहां पर आ गया, दूसरा सेल यहां पर आ गया, जो डिफरेंशिएट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, सेनेसेंट हो जाएगा, और उसकी डेथ हो जाएगी। ये आपको देखने को मिला यहां पर पूरा का पूरा जुगाड़। ओके, इनिशियली जो प्लांट है वो आपका जाइगोट की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, एक सिंगल सेल डिप्लॉयड जाइगोट। उसके बाद आपका एम्ब्रियो बनता है, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, और आठ से 16। एंड उसके बाद आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, और आपका टॉर्पेडो लाइक एम्ब्रियो हमें देखने को मिलता है, जिसके बाद पूरा का पूरा प्लांट जो है डेवलप हो जाता है। सो इट इज द प्लांट डेवलपमेंट, कि किस प्रकार से सेल बढ़ रहे हैं और किस प्रकार से अलग अलग ऑर्गन्स बन रहे हैं एक प्लांट के अंदर। प्लांट डेवलपमेंट में एक जो खास चीज आती है वो है प्लास्टिसिटी, ये हमें जाननी है। तो प्लांट फॉलोज डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। यानी एक ही प्लांट के अंदर या तो एनवायरमेंट के फैक्टर्स की वजह से या फिर लाइफ के फेजेस की वजह से एक ही ऑर्गन की अलग अलग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकती है, इसे आप क्या बोलते हो, प्लास्टिसिटी।
तो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है, अगर हम लीफ की बात करें तो एक ही प्लांट के अंदर दो प्रकार की लीफ देखने को मिल सकती है। अगर वो लाइफ फेज पर डिपेंडेंट है तो आपको अडल्ट में अलग लीफ देखने को मिलेगी और आपको यंग प्लांट में अलग लीफ देखने को मिलेगी, इनकी शेप डिफरेंट होगी। और अगर आप एनवायरमेंट की बात करें तो आपको यहां पर वाटर के अंदर अलग प्रकार की लीफ देखने को मिलेगी और सॉइल के अंदर या एयर के अंदर अलग प्रकार की लीफ देखने को मिलेगी। जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर आपका जो जुवेनाइल लीफ है और जो अडल्ट लीफ है, यानी ये जो आपका यंग प्लांट की लीफ है और जो अडल्ट प्लांट की लीफ है, इसमें देखो कितना फर्क है। यहां पर आपकी छोटी लीफ है, स्मॉल लीफ, जबकि यहां पर आपकी बड़ी लीफ है, लार्ज लीफ। यानी कि जब आपका प्लांट छोटा था उस टाइम पर छोटी सी लीफ आपको देखने को मिली, जब प्लांट आपका डेवलप्ड हुआ तो बड़ी लीफ आपको देखने को मिली। सिमिलरली एक प्लांट है जिसका कुछ पार्ट पानी के अंदर है और कुछ पार्ट पानी के बाहर। अगर आप पानी के अंदर ये वाली पत्ती ले जाएंगे तो ये चौड़ी बहुत है, इट इज ब्रॉड लीफ, तो पानी की जो लहरें हैं इस पत्ती को फाड़ देंगी। तो आपको रिबन लाइक लीफ की जरूरत होती है जो पानी की लहरों के साथ साथ बहती रहे और उनको कोई फर्क ना पड़े। तो यहां पर जो आपकी रिबन लाइक लीफ है ये ज्यादा सस्टेनेबल है वाटर के अंदर, तो पानी के अंदर ये जो रिबन लाइक लीफ है ये ज्यादा बढ़िया काम कर पाएंगी। तो एक ही अगर पौधा है तो उसके अंदर जो वाटर है वो वाला पार्ट ऐसी लीफ कैरी करेगा, जबकि जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है जो जमीन पर है वो आपकी ब्रॉड लीफ कैरी करेगा। ये आपकी ब्रॉड लीफ कैरी करेगा। ओके, तो यहां पर देखो कोरिएंडर, लार्कस्पर, इन सब में आपको देखने को मिलता है एक शेप में चेंज लीफ की, वो भी रिलेटेड टू द फेज ऑफ लाइफ। जैसे कि यहां पर देखो कॉटन है, कोरिएंडर है, ये आपके धनिया की लीफ जैसी दिखाई दे रही है वैसे भी, तो कोरिएंडर भी आप यहां पर एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो। और लार्कस्पर है जिसका डायग्राम आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, यहां पर फेज ऑफ लाइफ पे डिपेंड करता है लीफ का शेप। जुवेनाइल और मैच्योर प्लांट में अलग अलग शेप देखने को मिलेगी आपको लीफ की, जबकि हेटेरोफिली आपकी ड्यू टू एनवायरमेंट भी हो सकती है। हेटेरो का मतलब क्या है, हेटेरो का मतलब है आपके डिफरेंट, और फिली, फिल वर्ड इज रिलेटेड टू क्लोरोफिल, राइट। तो क्लोरोफिल कहां पे होता है आपका, लीफ के अंदर, तो फिल वर्ड इज रिलेटेड टू लीफ। ओके, आपने प्लांट किंगडम में माइक्रोफिल, मेगाफिल भी देखा था, वहां भी मैंने आपको बताया था कि फिल का मतलब यह है लीफ। तो यहां पर हेटेरोफिली का मतलब यह है कि आपके डिफरेंट लीफ जो है यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, इनकी शेप साइज अलग अलग होंगी। तो जो आपका बटर कप है इसमें जो शेप है लीव्स की, ये आपकी एयर में अलग है और वाटर में अलग है। यहां पर रिबन लाइक लीफ है आपकी वाटर के अंदर, जबकि ब्रॉड लीफ है आपकी एयर के अंदर, जो एरियल पार्ट है उनके अंदर। इसे आप क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। यानी प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है, किसी ऑर्गन का एक से ज्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होना, एक से ज्यादा शेप शो करना ड्यू टू द फेज ऑफ लाइफ। जैसे कि आपका लार्कस्पर में दिखाया गया है कि यंग में और अडल्ट में शेप अलग अलग है, या फिर ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, या फिर ड्यू टू द एनवायरमेंट, कि आपका एक जगह पर वाटर है एक जगह पर एयर है, तो उनमें लीफ की शेप कैसी होगी। यहां पर देखो फैक्टर्स कंट्रोलिंग प्लांट डेवलपमेंट। अब प्लांट डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। पहली बात तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो अभी हमने पढ़े कि लाइट है, लाइट तो काफी ज्यादा चीजें कंट्रोल करेगी। लाइट ये भी कंट्रोल करेगी, लाइट की ड्यूरेशन, कि आपकी फ्लावरिंग होगी या नहीं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे फोटो पीरियोडिज्म नाम के एक टॉपिक में। टेम्परेचर आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाए तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, टेम्परेचर अगर कम हो, टेम्परेचर अगर बहुत ही ज्यादा कम हो, एक्सेसिवली लेस, तो ये एंजाइम्स को इनएक्टिवेट भी कर देता है। तो हमें एक ऑप्टिमल टेम्परेचर की जरूरत रहती है। वाटर हर सेल को टर्जिड बनाता है, तो वाटर ही वो फैक्टर है जो कि सेल्स में जान डालता है, जो सेल्स को फुला कर रखता है, जो एक प्लांट को उसकी शेप प्रदान करता है। तो वाटर अगर अच्छे लेवल पे नहीं प्रेजेंट होगा तो प्लांट मुरझा जाएंगे और जो है ढीले पड़ जाएंगे। और वाटर ही वो मीडियम है जिसके अंदर सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वाटर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की वजह से आप फूड को ऑक्सीडाइज करते हो, इसके बिना तो आपको एनर्जी ही नहीं मिलेगी। और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी हम बात कर चुके थे कि ये आपके प्रोटोप्लाज्म भी बनाएंगे एज वेल एज आपको एनर्जी भी देंगे। इसके अलावा मैंने आपको दो इंट्रिंसिक फैक्टर बताए थे वहां पर इन द फैक्टर्स कंट्रोलिंग प्लांट डेवलपमेंट, कि एक तो आपका इंट्रासेलुलर फैक्टर हो गया विच इज जेनेटिक फैक्टर। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, तो अगर आप एक प्लांट का सेल बनाएं तो उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, तो आपका जो जेनेटिक मटेरियल है ये बताता है कि आपके एट्रीब्यूट्स कैसे होने वाले हैं, बिकॉज आप जो भी हो सब कुछ अपनी जेनेटिक मटेरियल की वजह से। तो आपके जेनेटिक मटेरियल पर भी डिपेंड करता है आपकी वैरायटी कितनी अच्छी है, आप किस क्लाइमेट में ज्यादा सर्वाइव कर पाते हो, वो सारी चीजें भी आपकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है।
और दूसरी चीज इज इंटरसेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब विद इन द सेल, एक ही सेल के अंदर थी ये चीज, तो आपकी सेल के अंदर थी ना डीएनए की प्रेजेंस यानी जेनेटिक मटेरियल की प्रेजेंस। इंटरसेलुलर मतलब सेल्स के बीच में, बिटवीन द सेल्स। तो यहां पर क्या होगा, एक सेल जो है ये आपका पीजीआर बना सकता है यानी हार्मोन सिंथेसाइज कर सकता है, और दूसरा सेल जिसके पास रिसेप्टर है पीजीआर के लिए, वहां तक आपका पीजीआर यानी प्लांट हार्मोन पहुंच सकता है। सेम एनिमल वाला ही यहां पर मैकेनिज्म है कि एक सेल आपका क्या हो जाएगा, एक सेल वो हो जाएगा जो कि पीजीआर बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सोर्स, या फिर इसे आप कह सकते हैं द मेन फैक्ट्री फॉर पीजीआर, और दूसरा जो है ये हो जाएगा रेसिपिएंट जो कि रिसीव करेगा आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में हमें डिटेल में समझना है, डिटेल्ड स्टडी करनी है, और खासकर यहां पर 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमारे सिलेबस के अंदर है। पहला आपका ऑक्सिन, दूसरा जिबर्लिन जिसे आप जिबर्लिक एसिड भी बोलते हो, तीसरा आपका साइटोकाइनिन, चौथा आपका एब्सिसिक एसिड, एंड पांचवा आपका इथाइल। इन पांचों के बारे में हमें पढ़ना है, इनकी डिस्कवरी कैसे कैसे हुई, किस किसने इनकी डिस्कवरी करी, एंड आफ्टर दैट इनके इफेक्ट क्या है प्लांट के ऊपर, एंड इनका केमिकल फॉर्मूला क्या है, या फिर इनके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट या वाइटल केमिकल ग्रुप्स अटैच्ड है, कौन से फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड है, इनके बारे में हमें जानकारी लेनी होती है। तो इंट्रा सेलुलर में जेनेटिक की हम यूजुअली बात नहीं करते, बिकॉज प्लांट डेवलपमेंट में इंटरसेलुलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपका पूरा जो चैप्टर है ये हार्मोन्स के ऊपर ही है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो ग्रोथ और डेवलपमेंट की या डिफरेंशिएशन की डेफिनेशंस थी। अब हमें इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है, इंप्लाई करना है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन सारे फैक्टर्स को, इन सारे प्रोसेसेस को किस हिसाब से इंपैक्ट करेंगे, किस हिसाब से अपना जो योगदान है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी नीड टू रीड इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिनको आप प्यार से प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हो, राइट, या फिर फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हो। तो फाइटो हार्मोन्स को हम एक अलग से लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा वो सारी बेसिक चीजें थी। नाउ वी आर गोइंग टू टेक इनटू अकाउंट देयर प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है अपना रोल कैसे प्लांट के अंदर अदा करते हैं। एंड लास्ट में 2 टॉपिक्स आते हैं, वर्नलाइजेशन और फोटोपीरियोडिज्म, विच आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स एंड वेरी क्रिटिकल टॉपिक्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगला जो लेक्चर है उसके अंदर आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक एनसीईआरटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में जैसा मैं पहले भी सजेस्ट कर चुका हूं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं निकलना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में दिए हूं, आपको सिर्फ उन्हीं को पढ़ते और समझते हुए चलना है। So thank you so much guys, lots of love, bye bye, take care, and I hope आपको आज की सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे जो क्रिटिकल पार्ट है वो है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। काफी कंफ्यूजिंग है, तो इसमें जो हमने डायग्राम बनाया था इंटरफेसिकुलर कैम्बियम वाला, उसको याद रख लीजिएगा आप कि डिफरेंशिएशन का मतलब मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनना, जो हर प्लांट में होता है। हर मेरिस्टेमेटिक सेल पहले परमानेंट ही बनता है। कुछ सेल्स परमानेंट से दोबारा मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, जैसे कि आपके पैरेन्काइमा सेल्स, जिनको आप मेडुलरी रे के सेल्स भी बोलते हो, वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना लेते हैं और फिर वो दोबारा से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे, यानी वो रीडिफरेंशिएट हो जाएंगे, दोबारा से परमानेंट हो जाएंगे। तो इस हिसाब के एग्जांपल्स जब आप पढ़ोगे तो आपको अल्टीमेटली कोई भी दिक्कत इन टॉपिक्स में नहीं आएगी। तो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना और एग्जाम्पल की मदद से स्टडी करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को अगली बार हम क्रैक करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।